फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ है, कंप्लीट 45 क्वेश्चंस रहेंगे और वन बाय वन सॉल्व करेंगे। इवन आप लोग पॉज करके खुद भी इनको ट्राई कर सकते हो, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन आपके पास है दैट द नंबर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड्स एंड टोटल लोन पेयर्स इन ADTA फॉर नेगेटिव। ओके, सो वी हैव दिस हेक्साडेंटेट लिगेंड जो नीट में पहले भी बहुत बार पूछ रखा है और आपको इसके बारे में ऑलरेडी जानकारी है। बस एक थोड़ा सा नया सवाल बनाने की मैंने ट्राई की है कि जो आपके पास EDTA 4 नेगेटिव है, दैट इज EDTA 4 नेगेटिव, राइट। अच्छा, EDTA 4 नेगेटिव का अगर आपको स्ट्रक्चर पता हो तो इस स्ट्रक्चर पे बेस जो मैंने सवाल पूछ रखा है वो इसलिए आप बता सकते हैं, ठीक है। चलिए इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। सो वी नो दैट EDTA कुछ इस तरीके से आपका रहेगा। वी हैव दिस N and this N and acetate group. So we have CH2, then C double bond O and O negative, right? Again CH2, C double bond O and O negative. Similarly यहाँ पे भी आपका acetate group and O negative और यहाँ पे भी similarly CH2, C double bond O and O negative, ठीक है जी। So this is EDTA 4 negative. दैट इज इथाइलिन डायमीन एंड टेट्रा एसीटेट आइन या टेट्रा एसीटेट एनाइन आपके पास होगा। अच्छा, आपको ये देखना है कि नंबर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड्स कितने होंगे, तो मैं हाईलाइट कर देता हूँ। आप देखिए कार्बन कार्बन बॉन्ड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, उसके बाद कार्बन कार्बन बॉन्ड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, उसके बाद कार्बन कार्बन बॉन्ड, दिस इज ऑल्सो अ कार्बन कार्बन बॉन्ड एंड दिस इज ऑल्सो अ कार्बन कार्बन बॉन्ड। सो इन टोटल वी हैव 4 कार्बन कार्बन बॉन्ड्स, ठीक है। तो आपको टोटल कितने कार्बन कार्बन बॉन्ड्स देखने को मिल रहे हैं? 4 और एक स्टार्टिंग में 5, सो टोटल 5, ठीक है। कार्बन कार्बन बॉन्ड हो गया 5, सो ये ऑप्शन आपका कट गया। बाकी सारे ऑप्शन हो सकते हैं। अब देखेंगे नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितने होंगे। अच्छा, नंबर ऑफ लोन पेयर्स की बात कर लूँ मैं तो सबसे पहले नाइट्रोजन पे आपको एक लोन पेयर देखने को मिलेगा। सिमिलरली इस नाइट्रोजन पे भी आपको एक लोन पेयर देखने को मिल जाएगा। अब इसके बाद आपके ऑक्सीजन सेंटर्स पे लोन पेयर देखने को मिलेगा। अब ये ऑक्सीजन जो डबली बॉन्डेड है इस पर 2 लोन पेयर अवेलेबल होंगे, ऑब्वियस है इस पर भी 2 लोन पेयर होंगे। सिमिलरली 2 लोन पेयर इस पे मिलेंगे और 2 लोन पेयर आपको इस पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब ये वाला ऑक्सीजन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो इस ऑक्सीजन के ऊपर आपको कितने नेगेटिव चार्ज का मतलब कि इसके साथ में जो हाइड्रोजन था वह हाइड्रोजन हट चुका है H पॉजिटिव की फॉर्म में, तो उस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बॉन्ड के जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो भी इस ऑक्सीजन पे आ गए हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि इस पे 3 इन टोटल इस पे 3 लोन पेयर रहेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, ठीक है ना। और नेगेटिव का मतलब इस पे 3 लोन पेयर रहेंगे। सो सिमिलरली 3 लोन पेयर इस पे भी होंगे। So 3 lone pair on this oxygen center as well and 3 lone pair on this oxygen center, right? Now in total if we count the number of lone pairs in total, so in total आपको कितने देखने को मिलेंगे? देखिए नाइट्रोजन पे आगे 2, ठीक है। उसके बाद एक एसीटेट पे आपको कितने मिल रहे हैं? 5, 4 पे कितने मिल जाएंगे? 20। इन टोटल गिनिएगा यार, ये वाले आपके 20 आ गए और 2 नाइट्रोजन वाले हो गए आपके 22। सो द नंबर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर 5 एंड द नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑन EDTA 4 नेगेटिव आर 22, ठीक है। सो इजी सा था, स्ट्रक्चर बेस्ड सवाल था। पॉसिबिलिटी है कि स्ट्रक्चरल बेस्ड सवाल आपको पूछे जा सकते हैं। इससे पहले इसकी सिर्फ डेंटिसिटी का जिक्र हुआ है आपके नीट में, तो इस पे बेस्ड इसके स्ट्रक्चर्स पे बेस्ड सवाल पूछे जा सकते हैं। आप इसके स्ट्रक्चर को ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। तो पहला सवाल है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एलिमेंट विद Z इज इक्वल टू 109, 109 एटॉमिक नंबर दे रखा है। आपको इसका फैमिली और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताना है, ठीक है। अच्छा, ये जो 109 है बेसिकली बिलोंग्स टू कोबाल्ट फैमिली, इट बिलोंग्स टू कोबाल्ट फैमिली। ये जो एटॉमिक नंबर 109 वाला आपका देखने को मिलेगा ये आपका कोबाल्ट फैमिली से बिलोंग करेगा। इसको मेटनेरियम पढ़ा जाता है, ठीक है। इसको मेटनेरियम भी पढ़ा जाता है, MT इसको पढ़ लेते हैं। और इस पूरी फैमिली में जो मेंबर्स आपको देखने को मिलेंगे, 3D में आपको कोबाल्ट देखने को मिल जाता है, उसके बाद आपको रोहडियम देखने को मिल जाता है, उसके बाद आपको इरिडियम देखने को मिल जाता है, और उसके बाद आपको ये 3D वाला होगा, देन वी हैव दिस 4D, देन 5D एंड देन 6D, और ये 6D में आपको मेटनेरियम देखने को मिल जाएगा। तो ये जो आपका मेटनेरियम है 109 एंड दिस 109 इज आल्सो नोन एज, जो 109 आपका है इसको आप ऐसे भी पढ़ते हैं, ऑब्वियस है ये आपको पता होगा, दैट इज अननिल इनियम, UNE, अननिल इनियम भी इसको पढ़ा जाता है, ठीक है। सो ये कोबाल्ट फैमिली से बिलोंग करेगा एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज 5F14, 6F7 and 7S2. This is the electronic configuration and it belongs to cobalt family, right?
सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी। सो इसका ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन होगा। अब ये कन्फिग्रेशन थोड़ा सा एक्सेप्शनल है, एक्सेप्शनल इस हिसाब से कि कन्फिग्रेशन आपको जनरली जब नोबल गैसेस की बेसिस पे आप कन्फिग्रेशन बनाना चाहें किसी भी गिवन एटॉमिक नंबर का, जो टेक्निक आप यूज़ करते हैं उस टेक्निक की बेसिस पे कन्फिग्रेशन नहीं आएगा, ठीक है। तो आप एक जनरल मेथड लगा के नहीं चल सकते हैं। यहाँ तो आपको ये कन्फिग्रेशन ऑलरेडी पता होनी चाहिए, दो इसके पूछने के चांसेस थोड़े कम बन जाते हैं, लेकिन अगर आपको इस हिसाब से नहीं पता है तो एटॉमिक नंबर के हिसाब से आप इसका फैमिली पता कर सकते हैं, इस हिसाब से भी क्वेश्चन ईजी हो जाता है, ठीक है। Now the next question is what is the change in oxidation number of carbon in the following reaction। ठीक है, आपके पास एक रिएक्शन गिवन है और आपको ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज बताना है कि कार्बन के ऑक्सीडेशन स्टेट में कितना चेंज आएगा। अच्छा, जो आपके पास नाइट्रोबेंजीन प्रेजेंट है, इस नाइट्रोबेंजीन में आप देखेंगे वी हैव दिस C6H5 दिस फिनाइल ग्रुप, और फिनाइल ग्रुप का ऑक्सीडेशन स्टेट +1। ये आपको ध्यान में होना चाहिए, अदरवाइज ये क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे आप। ये जो आपका फिनाइल रिंग है, इस फिनाइल रिंग का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है। नाइट्रोजन का आपको फाइंड आउट करना है तो मैं X रख लूँगा, और जो ऑक्सीजन आपका है इसका आपको ऑलरेडी पता है -2 होगा, ठीक है। सो पहले वाले पे इसको पुट कर लेते हैं, बताइए पहले वाले में ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ जाएगा। सो वी हैव अ फिनाइल रिंग दैट इज 1 प्लस नाइट्रोजन का X, देन 2 टाइम्स ऑक्सीजन मल्टीप्लाई बाई ऑक्सीजन के ऊपर -2 इज इक्वल टू 0, राइट। सो दिस विल बी इक्वल टू X -3 इज इक्वल टू 0 एंड X इज सिंपली इक्वल टू +3। सो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोबेंजीन में +3 देखने को मिलेगा। सो नाइट्रोबेंजीन में +3, ओके। और नेक्स्ट वाले केस में आपको कितना देखने को मिल जाएगा, अगेन फिनाइल रिंग +1, सो कितना लिख लूँगा मैं, सो दिस विल बी 1 प्लस X, और हाइड्रोजन 2 टाइम्स प्रेजेंट है और हाइड्रोजन के ऊपर +1 होता है, ऑलरेडी आपको पता है, दिस इज इक्वल टू 0, राइट। सो X विल बी इक्वल टू -3, +3 आ जाएगा और इक्वल के उस साइड जाने पे -3 हो जाएगा। सो यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -3 होगा। So in nitrobenzene the oxidation state of nitrogen is +3, and in aniline the oxidation state of nitrogen is -3. So the change in oxidation state is from +3 to -3. So correct option will be option C, that is +3 to -3, right। The next question is from amines where we have to match column 1 with column 2। ठीक है, तो इजी है, काफ़ी इजी सा है। जिन बच्चों की कमांड बहुत अच्छी है, जिनने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, वो इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। बताइए एमोनोलिसिस आपके पास क्या है, आपको पता है एमोनोलिसिस में आप क्या अल्काइल हैलाइड्स का रिएक्शन अमोनिया के साथ करवा देते हैं और एमीन्स बना लेते हैं, जहाँ पे वैरायटी ऑफ एमीन्स आपके पास बनते हैं, ठीक है। सो ये मैच कर जाएगा आपका ऑप्शन 5 के साथ, ओके। देन गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, अब आपको पता है गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस में क्या रिएक्शन देखने को मिलेगा, सिंपली आप मैच कर लीजिए। थैलामाइड का रिएक्शन एल्कली के साथ किया जाता है एंड देन RX के साथ, एंड देन दिस RX शुड नॉट बी एराइल हैलाइड्स, राइट। अच्छा, हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन में आपको पता है कि जो कार्बन एटम्स हैं वो डिक्रीज कर जाते हैं, सो एमीन्स विद लेसर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, राइट। एंड कार्बल अमीन रिएक्शन इज बेसिकली अ डिटेक्शन टेस्ट फॉर प्राइमरी एमीन्स, ठीक है। तो इसको हम B के साथ मैच कर लेंगे। सो दिस इज कॉलम 1 एंड कॉलम 2 मैच कर लिया, इजी सा, काफ़ी इजी सा ये वाला, ठीक है। द नेक्स्ट इज वी हैव टू consider the geometry, hybridization and magnetic behavior of this complex, that is tetracarbonyl nickel. So the complex is tetracarbonyl nickel which is NiCO4, right। कुछ इस तरीके से complex आपके पास है। Now this NiCO4 is a very simple complex, and even जब आप क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलिटी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ते हैं उस टाइम पे जो आपके स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं, उनमें टेट्राहेड्रल में सबसे बेहतरीन एग्जांपल आप NiCO4 का पढ़ लेते हो, ठीक है। सो दिस इज NiCO4, सो वी हैव दिस कार्बोनाइल ग्रुप, this way the carbonyl group and the carbonyl group, right। so this is NiCO4, so this NiCO4 is basically tetrahedral in nature। now इस पे अगर आप CFT अप्लाई कर लें, so we know that this CO ligand are strong field ligand, so being strong field ligand there is a pairing of electron, and moreover the oxidation state of nickel is 0। so in nickel with oxidation state 0 the configuration becomes 3D10। ऐसा इसलिए क्योंकि 3D8 4s2 होगा, बट कार्बोनाइल क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो वो S वाले भी पेयर अप हो जाएंगे और D में आपके 10 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। अब जब D में आपके 10 इलेक्ट्रॉन आ गए तो इसका मतलब ये होगा कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स आपके पेयर होंगे, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को नहीं मिलेगा। कुछ इस तरीके से सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर होंगे। सो दिस इज सिंपली डायामैग्नेटिक इन नेचर, ठीक है। सो डायामैग्नेटिक नेचर का होगा, देन टेट्राहेड्रल, एंड ऑब्वियसली अगर टेट्राहेड्रल है तो हाइब्रिडाइजेशन आपका देखने को मिलेगा sp3। सो ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल, राइट, हाइब्रिडाइजेशन इज sp3 एंड द कॉम्प्लेक्स इज डायामैग्नेटिक। सो लास्ट ऑप्शन में आपको ये चीज़ देखने को मिल जाएगी। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन D,
ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, सिंपल सा था ये भी. द नेक्स्ट इज द 3-letter सिंबल ऑफ एमिनो एसिड ग्लूटामाइन. अब देखिएगा एक और इम्पॉर्टेंट बात, ये एनसीईआरटी पे डाटा गिवन है बायोमोलिक्यूल्स के अंदर, बस इस तरीके से इससे सवाल पहले नहीं पूछा गया है. पॉसिबिलिटी है अगर सवाल बन जाए. तो 3-letter सिंबल आपको बताना है ग्लूटामाइन का. तो ग्लूटामाइन का 3-letter जो सिंबल होगा दैट इज GLN. इसमें कन्फ्यूजन होगा और ऑप्शंस भी बहुत कन्फ्यूजिंग से हैं, ध्यान में रखिएगा. GLU मत टिक कर लीजिएगा, दिस इज GLN. तो GLN is the 3-letter symbol for amino acid glutamine, right? And 1-letter symbol for this amino acid glutamine is Q. और इसका 1-letter symbol Q होगा. अब Q इसलिए G से इसलिए नहीं लिखते हैं क्योंकि G से आपका ग्लाइसिन भी तो देखने को मिल रहा है, ठीक है. तो इसलिए Q से लिख लेते हैं इसको. Now the next is, okay, so this is a good question. अच्छा क्वेश्चन आपका देखने को मिलेगा इक्विलिब्रियम से. सो क्वेश्चन सेज कि 60 डिग्री सेल्सियस पे आपका जो डाइनाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड है वो 50% डिसोशिएट करता है. तो आपको स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी फाइंड आउट करना है, ठीक है. सो इतना सा डाटा आपके पास दे रखा है और एक ATM प्रेशर आपका मेंशन कर रखा है, ठीक है जी. देखिए आपके पास कुछ इस तरीके से इक्वेशन गिवन है. सो वी हैव N2O4 गेटिंग कन्वर्टेड इनटू 2 times NO2. Okay, now initially let us consider at t is equal to 0. जब टाइम 0 था सो N2O4 का 1 मोल प्रेजेंट रहा होगा ऑब्वियस है मैक्सिमम, ठीक है. सो ये 1 मोल रहा होगा जब टाइम 0 था. और टाइम 0 पे जो आपका NO2 है इसका कोई भी फॉर्मेशन नहीं हुआ होगा. सो दिस इज 0 मोल सिंपली, ठीक है. अच्छा, अब कुछ टाइम के बाद लेट्स से एट टाइम t आपका रिएक्शन प्रोसीड किया और टी टाइम पे जो आपका N2O4 था, अब सवाल में गिवन है कि 50% डिसोशिएट कर गया, ठीक है. अगर ये 50% डिसोशिएट कर गया तो इसका मतलब ये होगा कि N2O4 जिसका इनिशियल अमाउंट हम कंसिडर करके 1 मोल चल रहे हैं, अगर ये 50% डिसोशिएट कर गया तो इसका कितना अमाउंट बचा होगा. तो दिस इज ओनली 0.5 लेफ्ट, ठीक है. 0.5 मोल बचा होगा ऑब्वियस है, ठीक है. शॉर्ट करके लिख रहा हूँ मैं. 1 मोल इनिशियली था, 50% डिसोशिएट हो गया तो आधा मोल बच गया. ये काफ़ी सिंपल सी बात, ठीक है. अच्छा, अगर आधा मोल ये डिसोशिएट हो गया, 50% ये डिसोशिएट हो गया तो ऑब्वियस है अगले वाले का भी 0.5 मोल बना होगा. बट अगले वाला, अब आप ये देखेंगे स्टाइशोमेट्री देख के चलिएगा, इसका 1 मोल था तो इसका 2 मोल बन रहा था. अब जब इसका आधा मोल है तो ऑब्वियस अगले वाले का 1 मोल बनेगा, ठीक है ना. सो दिस इज इक्वल टू 0.5 × 2, दिस इज इक्वल टू 1 मोल. ओके, सो इसका 1 मोल बनेगा उस टाइम पे. सो इक्विलिब्रियम पे आप ये देखेंगे कि जब आपका रिएक्शन प्रोसीड करा तो N2O4 जिसका 50% डिसोशिएट कर गया था, जो इनिशियली 1 मोल था, तो इसका मतलब वो 0.5 मोल बचेगा क्योंकि 0.5 मोल तो उसका डिसोशिएट कर गया. अब वो 0.5 मोल जो डिसोशिएट किया वो 0.5 मोल आपका NO2 बना रहा था, बट NO2 तो डबल टाइम बन रहा है तो हमने क्या कर दिया 0.5 × 2 कर दिया, इसका मतलब इसका 1 मोल बन रहा है, ठीक है. तो ये आ गया आपका कॉन्सेंट्रेशंस. अच्छा, ये जो हमने कॉन्सेंट्रेशंस इनके निकाले, जो हमने मोलर कॉन्सेंट्रेशंस निकाले, इनके जो मोल्स निकाले, इनसे हम टोटल मोल निकाल सकते हैं. सो टोटल मोल्स इज इक्वल टू, टोटल मोल किसके बराबर आएगा. सो वी हैव 1 + 0.5 दैट इज इक्वल टू 1.5, ठीक है. 1.5 मोल आएगा आपके पास टोटल. अच्छा, कर क्यों रहा हूँ मैं, देखिएगा ध्यान से ये चीज़ क्यों करी जा रही है, इसको समझिएगा, बात को समझिएगा इसको, ठीक है. अब देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपको डेल जी फाइंड आउट करना है तो डेल जी आप कैसे फाइंड आउट करेंगे. यहाँ पे तो मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ, ठीक है. सो अगर आपको डेल जी फाइंड आउट करना है सो डेल जी विल बी इक्वल टू -2.303 RT log Kp. This is the formula to calculate del G, राइट. दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट डेल जी. जनरली आप जिस फॉर्मूला से आप इसको फाइंड आउट करना चाहेंगे, ठीक है. अब क्योंकि प्रेशर मेंशन है तो ऑब्वियस आपको प्रेशर के टर्म्स में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को निकालना पड़ेगा, तो आपको केपी फाइंड आउट करना है और उस केपी को फाइंड आउट करने के लिए आपको इनके पार्शियल प्रेशर्स पता होने चाहिए, तब जाके केपी आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है. और जब आपको पार्शियल प्रेशर फाइंड आउट करना, आप देखिएगा ध्यान से, यहीं पर एक और चीज़ लिख रहा हूँ मैं. अगर आपको प्रेशर फाइंड आउट करना है, केपी निकालना है, सो केपी किसके बराबर हो जाएगा, प्रोडक्ट जो आपके पास दे रखे हैं उसका प्रेशर रेज टू इट्स स्टाइशोमेट्री डिवाइडेड बाय जो रिएक्टेंट दे रखा है उसका प्रेशर, ठीक है ना. बट अभी तो आपके पास ना ही प्रोडक्ट का प्रेशर गिवन था ना ही रिएक्टेंट का प्रेशर गिवन था, तो उस चीज़ को आपको फाइंड आउट करना है, सिर्फ आपके पास टोटल प्रेशर गिवन था, ठीक है. सवाल क्वेश्चन कंस्ट्रक्ट कीजिएगा, बहुत बढ़िया सवाल है. इवन लास्ट टाइम भी एक बहुत बढ़िया सवाल जो आया था वो इक्विलिब्रियम से आया था, ठीक है. अब
इस पूरे को ध्यान में रखते हुए जो गिवन चीज़ें वो मैं लिख लेता हूँ सो दैट आप सवाल को कंस्ट्रक्ट कर पाएँ। देखिए गिवन चीज़ ये है कि जो पी टोटल आपके पास है वो 1 atm दे रखा है, ठीक है। सो टोटल प्रेशर 1 atm दे रखा है, लेकिन अपने को टोटल प्रेशर से काम नहीं चलेगा, अपने को चाहिए पार्शियल प्रेशर सो दैट हम केपी निकाल पाएँ, ठीक है ना। अब देखिए आपका जो केपी है, केपी किसके बराबर था, यहाँ से लिख लेता हूँ मैं। देखिए आपका जो केपी है सर, केपी बराबर हो जाएगा कि जो आपके पास प्रोडक्ट है दैट इज़ NO2। सो ये NO2 जो आपके पास था इसके प्रेशर का पावर 2 डिवाइडेड बाई जो रिएक्टेंट आपके पास था N2O4 इसका प्रेशर। लेकिन इन दोनों का तो प्रेशर अपने पास है नहीं, तो अपने को इन दोनों का पार्शियल प्रेशर पता करना पड़ेगा ना, राइट। सो इनका पार्शियल प्रेशर पता करने के लिए आपको ये फॉर्मूला हमेशा ध्यान में होना चाहिए, दैट इज द पार्शियल प्रेशर, मैं PP करके लिख लेता हूँ शॉर्ट में, इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, राइट। ये फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। अच्छा, अब आप पार्शियल प्रेशर पता करेंगे। पार्शियल प्रेशर पता करने के लिए आपको मोल फ्रैक्शन भी चाहिए। सो मोल फ्रैक्शन तो हम सिमिलरली मोल्स निकाल लिए, तो मोल फ्रैक्शन तो आप इजीली निकाल सकते हैं। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ, सबसे पहले पार्शियल प्रेशर हम फाइंड आउट कर लेते हैं अपना N2O4 का, राइट। सो पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4, ओके। अब किसके बराबर आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर। अब बताइए N2O4, ये जो N2O4 है इसका मोल फ्रैक्शन कितना होगा सर, इसके मोल्स डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स। इसके मोल्स कितने थे इक्विलिब्रियम पे, सो इसके मोल्स थे 0.5 डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स कितने थे, सो टोटल मोल्स 1.5, इजी सा, ठीक है, इधर ही रख लेता हूँ मैं। अच्छा, उसके बाद मल्टीप्लाई बाई टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर तो 1 है, उसको लिखे ना लिखे उससे फर्क नहीं पड़ेगा। देन पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2, now partial pressure of NO2 will be equal to mole fraction of NO2 मल्टीप्लाई बाई टोटल प्रेशर। अब बताइए NO2 का मोल फ्रैक्शन कितना आ जाएगा, NO2 के मोल्स डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स, सो NO2 का मोल आ गया 1 डिवाइडेड बाई इक्विलिब्रियम पे, टोटल मोल्स आपका आ गया 1.5 मल्टीप्लाई बाई टोटल प्रेशर, और टोटल प्रेशर तो आपका सेम सेम ही चल रहा है जो था, ठीक है। अब आप चाहो तो इनको डिवाइड कर सकते हो, सो इनको डिवाइड करके आप जो आएगा उसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको अगर मैं डिवाइड कर दूँ दिस विल बी इक्वल टू 0.33, राइट। और अगले वाले में अगर मैं कर लूँ दैट इज वी हैव टू डिवाइड, एक को 1.5 सब डिवाइड करेंगे, सो दिस विल बी इक्वल टू 0.66, ठीक है जी। पार्शियल प्रेशर आपको मिल गए। अब आप केपी इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बताइए यहाँ से केपी किसके बराबर आ जाएगा, सो केपी विल बी इक्वल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2, द इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 और इसका पावर 2। अब NO2 का कितना था 0.66, तो मैं लिख लूँगा 0.66 इसका पावर 2 डिवाइडेड बाई 0.33, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, सो इसको सॉल्व करने पे आपका आ जाएगा 1.33, ठीक है ना, अप्रॉक्सीमेटली 1.33 आपको देखने को मिल जाएगा। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ केपी। अब वैल्यू ऑफ केपी आपको मिल गया, जब केपी का वैल्यू आपको मिल गया तो आप सिंपली इसको किस में पुट कर दीजिए, अब सिंपली इसको डेल जी वाले इक्वेशन में पुट कर दीजिए और आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पुट कर लेता हूँ मैं, सो डेल जी विल बी इक्वल टू -2.303 मल्टीप्लाई बाई आर, सो आर इज 8.314, राइट, 8.314 मल्टीप्लाई बाई टी। अच्छा, टेम्परेचर कितना आ जाएगा, सो टेम्परेचर आपके पास गिवन था 60 डिग्री सेल्सियस, सो 60 डिग्री सेल्सियस आपको केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सो 60 में आपको 273 ऐड करना पड़ेगा, दैट विल बी इक्वल टू 333, सो 333 मल्टीप्लाई बाई लॉग, और आपके पास जो केपी का वैल्यू है दैट इज 1.3, दैट इज 1.33, राइट, इतना वैल्यू हो जाएगा। अब एक चीज़ जो आप नोटिस करेंगे वो ये है कि आंसर तो आपका नेगेटिव में आने वाला है, ठीक है, तो पॉजिटिव वाले तो कट कर देता हूँ मैं, ये दो तो ऑप्शंस आपके चले गए, ठीक है ना। अब दूसरा, अब आप इसको लॉजिकली अगर सॉल्व करना चाहें तो अब देखिए 333 था, मल्टीप्लाई बाई 8 भी होगा, मल्टीप्लाई बाई 2 भी होगा, और फिर log 1.3 जो आएगा वो वैल्यू भी मल्टीप्लाई होगा, तो इतना कम तो वैल्यू आने से रहा, सो ये वैल्यू तो कट जाएगा, सही है ना। सिंपली अप्रॉक्सीमेशन लगा के बता रहा हूँ मैं, अदरवाइज आप इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करने पर आपका आंसर क्या बन जाएगा, सो आंसर विल बी -763 किलो जूल पर मोल, ठीक है। सो किलो जूल पर मोल में आपका आंसर मिल जाएगा, और 763 आपको आंसर देखने को मिल जाएगा डेल जी का। तो क्योंकि आपको कॉम्पिटिटिव में बैठना है और कॉम्पिटिटिव में इसको सॉल्व करना है, तो आपको अप्रॉक्सीमेशन लगा के चलना पड़ेगा। लाइक इसको सॉल्व, अब ऐसा कोई बच्चा कर ले कि इसको पूरा कंप्लीटली सॉल्व करने बैठ जाए, वो तब करना पड़ेगा जब ऑप्शंस बहुत क्लोज दे रखे हैं। अदरवाइज अगर ऑप्शन में बहुत सारा वेरिएशन है तो आप अप्रॉक्सीमेशन लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, और बहुत अच्छा सवाल था इक्विलिब्रियम से, ठीक है। सो कैसे किया एक बार फिर से बता देता हूँ मैं। सो जो क्वेश्चन आपके पास गिवन था, एक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश था, एंड आपको इस इक्विलिब्रियम पे डेल जी का वैल्यू फाइंड आउट करना था, तो हमने क्या कर लिया, सो द इक्वेशन इज N2O4 गिव्स 2 times NO2। नाउ वी नो दैट इनिशियली द concentration ऑफ N2O4 इज 1 mole। नाउ लेट्स सपोज द इनिशियल concentration इज 1 mole, and at time t is equal to 0, that is when reaction is has not
प्रोसीड, देन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 इज 0 क्योंकि बना ही नहीं होगा, एंड आफ्टर टाइम t सिंस इन क्वेश्चन इट इज मेंशन दैट 50% इज बीइंग डिसोशिएटेड, सो जो N2O4 है वो सिर्फ आधा बचेगा और एक का आधा कितना हो जाएगा 0.5, और अगले वाला भी आधा ही कन्वर्ट हुआ होगा, सो अगले वाला भी 0.5 बना होगा, लेकिन क्योंकि उसके 2 मोल ऑलरेडी गिवन थे तो मल्टीप्लाई बाई 2 कर दिया, तो अब से वो डबल बना होगा, सो 1 मोल बन जाएगा, राइट। उसके बाद मोल्स निकाल लिए, फिर आप मोल फ्रैक्शन निकाल लीजिए, बस ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। पार्शियल प्रेशर निकाल लिया, फिर पार्शियल प्रेशर से अपने को Kp मिल गया, फिर डेल जी वाले इक्वेशन में पुट करके इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। Okay, the next is oil bath is used in which of the following technique? This is important, ये NCERT पे आपके गिवन है, और आप ध्यान में रखिएगा कि जो ऑयल बाथ आपका है ये आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में यूज़ होता है, एक कांस्टेंट एंड यूनिफॉर्म हीटिंग के लिए। जो आपका ऑयल बाथ है या जो आपका सैंड बाथ है, मोस्टली प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में भी इसका यूज़ हो जाता है, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में इसका यूज़ हो जाता है। सो ऑयल बाथ का यूज़ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में, तो मेमोरी बेस्ड सवाल है, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। एक यूनिफॉर्म और कॉन्स्टेंट हीटिंग के लिए, या ऐसा मान लीजिए कि एकदम से ओवर हीट ना हो जाए आपका जो मिक्सचर गिवन हो, उस चीज़ के लिए डायरेक्ट हीट ना करके ऑयल बाथ या सैंड बाथ का यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है दैट कॉमन आइन इफेक्ट इज यूज्ड फॉर द कंप्लीट प्रेसिपिटेशन ऑफ अ पर्टिकुलर आइन एज इट्स स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्ट, ठीक है। कॉमन आइन इफेक्ट का एप्लीकेशन, जितने भी सवाल मैंने उठा रखे हैं मैक्सिमम आपके एनसीईआरटी से उठा रखे हैं, तो ये कंप्लीटली मैंने एनसीईआरटी से उठा रखा है। जहाँ पे आपका कॉमन आइन इफेक्ट एनसीईआरटी पे डिस्कस किया गया है, वहीं पे लास्ट वाले पेज पे ये स्टेटमेंट्स गिवन है, ठीक है। लाइक स्टेटमेंट के हिसाब से नहीं है, बट थ्योरेटिकल पोर्शंस में गिवन है, इसलिए मैंने स्टेटमेंट की फॉर्म में इनको बना दिया। तो ये बात बिल्कुल सही है। देखिए किस हिसाब से ये बात सही है। मान लीजिए आपने क्या कर रखा है, आपने एक NaCl का सोल्यूशन ले रखा है, ठीक है। अभी आप चाहते हैं कि जो NaCl है, इस NaCl का प्रेसिपिटेशन हो। मान लीजिए इसके साथ में और भी सॉल्ट्स हैं, लेकिन आप पर्टिकुलरली चाहते हैं और भी इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है, मान लीजिए साथ में MgSO4 है या कोई और इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है, बट आप चाहते हैं कि NaCl का ही प्रेसिपिटेशन पर्टिकुलरली हो, तो आप क्या करेंगे, इसमें से ऐसा HCl गैस पास कर लीजिए। जैसे आप इसमें से HCl गैस पास कर लेंगे तो आप ये देखेंगे कि HCl गैस पास करने पे इन दोनों में जो Cl नेगेटिव है कॉमन आइन आ जाएगा, और इस कॉमन आइन के आने की वजह से जो NaCl है, इस NaCl का प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, और इम्प्योरिटीज वैसे ही सॉल्युबल रहेंगी, बस इसके प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे, ठीक है। सो कॉमन आइन इफेक्ट बहुत इफेक्टिव मेथड है, बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इसका देखने को मिलेगा आपको प्रेसिपिटेशंस में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट स्टेटमेंट इज दैट कॉमन आइन इफेक्ट हैज़ अ रोल इन ग्रेवोमेट्रिक एस्टिमेशन। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये एनसीईआरटी पे आपके गिवन है, इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा कि जो ग्रेविमेट्रिक एस्टिमेशन आपका है, दैट इज ये क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन के अंडर आता है बेसिकली। सो क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन बेस्ड ऑन मास, तो इतना सा याद रख लीजिएगा, दिस इज क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ एनालाइट बेस्ड ऑन देयर मास की बेसिस पे, ठीक है ना। जैसे वॉल्यूम की बेसिस पे एस्टिमेशन होता है, जिसको आप वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस कहेंगे, सिमिलरली जो मास की बेसिस पे एनालिसिस आपका होगा, उसको आप ग्रेविमेट्रिक एस्टिमेशन या ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस कहेंगे, ठीक है। सो कॉमन आइन इफेक्ट का रोल आपको ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में बिल्कुल देखने को मिल जाएगा, ये भी एनसीईआरटी पे बिल्कुल साफ साफ लिख रखा है, ठीक है। सो इसका मतलब ये होगा कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट होंगे। अब मैंने ऑप्शन बना नहीं रखे हैं, अदरवाइज आपको पता है इसमें ऑप्शन कैसे बनते हैं, कि दोनों स्टेटमेंट सही हैं या दोनों गलत हैं, किस तरीके से ऑप्शंस बनते हैं, आप उसी तरीके से इसको टिक कर सकते हैं फिर, राइट। अच्छा, नेक्स्ट सवाल मैंने हेलो एल्केन हेलो एरीन से उठा रखा है, ये भी बिल्कुल मैंने एनसीईआरटी से बना रखा है, एनसीईआरटी से डिजाइन कर रखा है, एनसीईआरटी के पेज से उठा रखा है, SN2 से, ठीक है। सवाल आपका बोलता है कि दैट द ट्रांजिशन स्टेट ऑफ SN2 द कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 5 एटम साइमल्टेनियसली, ठीक है। दिस इज वेरी ट्रू दैट इन केस ऑफ SN2 द ट्रांजिशन स्टेट, जो आपका ट्रांजिशन स्टेट होगा, द ट्रांजिशन स्टेट इज दिस वे, वी हैव दिस कार्बन सेंटर एंड लेट्स से this hydrogen this way and this way, ठीक है, ये हाइड्रोजन है, and to this carbon center from one side X group which is a living group is attached, and to the other side the nucleophile is also attached, न्यूक्लियोफाइल अटैच होगा, ठीक है ना। हाँ, आप चाहो तो एक और काम आप ये कर सकते हो कि इनको आप पार्शियल बॉन्ड्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज X एंड दिस इज द न्यूक्लियोफाइल, ये आपको ऑलरेडी पता होगा, ये न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। सो दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट ऑफ SN2 वेयर इन द कार्बन एटम
is bonded simultaneously to 5 carbon atoms, right? So this is the transition state. Are activated complex, right? This is also known as activated complex. इसको activated complex भी आप बोलते हैं. So this is the activated complex. अच्छा, इस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में एक दो बातें और आप ध्यान में रख लीजिएगा. पहली बात ये कि जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, दो ये पेंटा कोऑर्डिनेटेड है. ये तो आप देख के पता कर सकते हैं. दिस इज पेंटा कोऑर्डिनेटेड, दिस इज पेंटा कोऑर्डिनेटेड. बट इसका जो ज्योमेट्री है वो पेंटा से डिफाइन नहीं होता, ठीक है. सो इसका जो ज्योमेट्री है, उस ज्योमेट्री में सिर्फ ये वाले पोर्शन आपके पार्टिसिपेट करेंगे. दैट इज ज्योमेट्री में सिर्फ आपका ये जो प्लेनर पोर्शन है यही पार्टिसिपेट करेगा. बाकी वाले बॉन्ड्स आपके पार्शल हैं. हेलोजन वाला और न्यूक्लियोफाइल वाला बॉन्ड पार्शल है, उसको कंसिडर नहीं करेंगे ज्योमेट्री में. सो इसका जो ज्योमेट्री आ जाएगा दैट इज प्लेनर. सो ज्योमेट्री इज प्लेनर. जो शेप होगा वो प्लेनर होगा, राइट. प्लेनर शेप आपको देखने को मिलेगा. एंड हाइब्रिडाइजेशन की अगर मैं बात कर लूँ, देन हाइब्रिडाइजेशन इज आल्सो sp2. और ये चीज़ भी कंफर्म करती है. दिस हाइब्रिडाइजेशन आल्सो कंफर्म्स दैट द ज्योमेट्री शुड बी प्लेनर. ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप पेंटा कोऑर्डिनेटेड के हिसाब से हाइब्रिडाइजेशन देखना चाहें तो ये मैच नहीं कर पाएगा, क्योंकि कार्बन के पास डी ऑर्बिटल नहीं होता है. और पेंटा कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में अगर आप इसको ट्राइगोनल बाइपायरामिडल की तरफ देखते हैं तो इस हिसाब से इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d होना चाहिए था. बट क्योंकि कार्बन के पास डी ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं होता है, सो द हाइब्रिडाइजेशन इज sp2 एंड ज्योमेट्री इज प्लेनर, राइट. Now this transition state are activated complex in which the carbon atom is bonded to 5 different groups or 5 तरह के ग्रुप्स के साथ जो जुड़ा होगा. ये बिल्कुल एक अनस्टेबल स्पीशी होगा, बिल्कुल एक अनस्टेबल स्टेट होगा, ठीक है. सो दिस इज हाईली अनस्टेबल. ऑब्वियस है, जो ट्रांजिशन स्टेट है इट्स अ वेरी हाई एनर्जी स्टेट. सो ये अनस्टेबल ही आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है. सो सेकंड ऑप्शन में आपका यही दे रखा है सेकंड स्टेटमेंट में, दैट सच स्ट्रक्चर्स आर अनस्टेबल एंड कैन नॉट बी आइसोलेटेड. दिस इज वेरी ट्रू, दिस इज वेरी ट्रू. दिस आर अनस्टेबल एंड कैन नॉट बी आइसोलेटेड. सो दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स सही हैं, राइट. सो इन केस ऑफ SN2 दिस कार्बन एटम इज साइमल्टेनियसली बॉन्डेड टू 5 different atoms and the geometry is planar. The hybridization is sp2 and this activated complex is very unstable and cannot be isolated. Okay, the next is the common name of para amino benzene sulfonic acid is sulfanilic acid. ठीक है, सल्फेनलिक एसिड की बात कर रहा है. आई एम श्योर आपको ये चीज़ पता होगी. अब आपको ये पता है कि जब आप एनालीन का सल्फोनेशन करते हैं, सो इन केस ऑफ एनालीन, दिस इज एनालीन, और इस एनालीन का अगर आपने सल्फोनेशन करना है, सो वी हैव टू ट्रीट दिस विद सल्फ्यूरिक एसिड. सो हमने H2SO4 के साथ इसको ट्रीट कर दिया. और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करने पे, नाउ सिंस दिस एनालीन इज बेसिक इन नेचर and this H2SO4 is acidic in nature, so at first the acid based reactions takes place, which is the major possibility whenever the reactions takes place. जब कभी भी reactions होंगे, सबसे higher possibility reactions में जो सबसे पहले नंबर की possibility होगी, that is always acid based reaction, ठीक है. जब कभी भी पॉसिबिलिटी रिएक्शंस की होगी, एसिड बेस्ड रिएक्शन की पॉसिबिलिटी सबसे पहले होती है, क्योंकि बहुत फास्ट रिएक्शंस होते हैं, ठीक है. अब क्योंकि ये बेस है, तो बेस आपका क्या कर लेगा, प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा. जब प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा, सो यहाँ पे आपका बन जाएगा NH3 पॉजिटिव, ठीक है, एमोनियम आयन बन जाएगा. और उसके बाद आपका ये जो HSO4 नेगेटिव है, ये एनायनिक फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा. सो HSO4 नेगेटिव दिस में, राइट. अच्छा, अब ये जो आपके पास स्पीशी बना H2SO4 की प्रेजेंस में, ये जो आपका स्पीशी बना, ये जो आपका ऐसा मान लीजिए जो सॉल्ट आपके पास बना, ये सॉल्ट आपका H2SO4 की प्रेजेंस में रीअरेंज करता है और डिहाइड्रेट करता है. सो इसमें डिहाइड्रेशन आपको देखने को मिलेगा. इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 दिस विल अंडरगो डिहाइड्रेशन. जब डिहाइड्रेशन होगा तो डिहाइड्रेशन के टाइम पे आप ये देखेंगे वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा और आपका रीअरेंजमेंट देखने को मिलेगा, और पैरा पोजिशन भी साथ में ऑक्यूपाइड होगा. कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपका NH2 वापस बचेगा. अब देखिए, जो वाटर मॉलिक्यूल आपने हटा रखा है, उस वाटर मॉलिक्यूल को इमेजिन कीजिएगा, ये पोर्शन जब यहाँ से आके इस पैरा पोजिशन पे जुड़ेगा तो यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा होगा. ऑब्वियस है, एक हाइड्रोजन वहाँ से हटा दीजिए, एक NH3 से हटा दीजिए, और ये जो आपका HSO3 नेगेटिव है, ऑक्सीजन भी तो हटा होगा साथ में, ये आके जुड़ जाएगा आपके किस पोजिशन पे, पैरा पोजिशन पे, ठीक है. ये पैरा पोजिशन पे आपका जुड़ जाएगा HSO3, नॉट नेगेटिव, HSO3. दिस इज नॉन एज, इसको आप पढ़ते हैं सेल्फ एनालिक एसिड. दिस इज सेल्फ एनालिक एसिड, इसको आप सेल्फ एनालिक एसिड पढ़ते हैं. एंड दिस सेल्फ एनालिक एसिड, ये जो आपके पास सेल्फ एनालिक एसिड बना,
ये सल्फ एनालिक एसिड क्या करता है, ये रीअरेंज करता है, इसमें इंटरनल प्रोटॉन ट्रांसफर आपको देखने को मिल जाता है। सो देयर इज इंटरनल प्रोटॉन ट्रांसफर। सो यहाँ पे आपको H पॉजिटिव ट्रांसफर देखने को मिल जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें एसिडिक और बेसिक पोर्शन दोनों में है। सो दिस वन इज द एसिडिक पोर्शन एंड दिस वन इज द बेसिक पोर्शन। सो एसिडिक पोर्शन से H पॉजिटिव बेसिक पोर्शन में जाके ऐड हो जाएगा, और जब ऐसा होगा कुछ इस तरीके से आपको सॉल्ट की फॉर्म में स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। सो वी हैव दिस NH3 पॉजिटिव एंड ओवर हियर वी हैव दिस SO3 नेगेटिव एंड दिस इज नाउन एज ज्वेटराइन ऑफ सेल्फ एनालिक एसिड। इसको ज्वेटराइन पढ़ते हैं या इंटरनल सॉल्ट पढ़ते हैं, ठीक है। ज्वेटराइन भी इसको पढ़ा जाता है, डाइपोलर मॉलिक्यूल भी पढ़ा जाता है, इंटरनल सॉल्ट भी पढ़ा जाता है, ठीक है। सो दिस इज सेल्फ एनालिक एसिड, इट बिहेव एज सॉल्ट, ठीक है ना, सॉल्ट की तरह बिहेव करेगा ऑब्वियसली। अच्छा सवाल में आपके गिवन था, असर्शन आपके पास था द कॉमन नेम ऑफ पैरा अमाइनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो जो आपके पास बना दिस इज पैरा अमाइन बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। इसका जो कॉमन नेम आपको पूछा गया है दैट इज सेल्फ एनालिक एसिड, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अगर आप IUPAC से देखें देन इट विल बी 4 अमाइनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और कॉमन नेम देख लेंगे सो हम पैरा यूज कर लेंगे। सो दिस इज पैरा अमाइनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। सो असर्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। अच्छा रीजन में बोल रखा है दैट इट इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द सल्फोनेशन ऑफ नाइट्रोबेंजीन। देखिए आपको सवाल को ध्यान से समझना पड़ेगा, जब कभी भी सवाल आए अच्छे से सवाल को पढ़िएगा, कभी कभार जल्दी जल्दी में सवाल गलत हो जाता है। अगर आप ये देखेंगे कि यहाँ पे जो दे रखा है वो है नाइट्रोबेंजीन, और नाइट्रोबेंजीन की सल्फोनेशन से ये नहीं बनता, ये एनालीन की सल्फोनेशन से बनता है, ठीक है ना। सो ये एनालीन से बनता है, नाइट्रोबेंजीन से नहीं बनता, इसका मतलब रीजन इनकरेक्ट है। और अगर आपने जल्दी जल्दी में सवाल पढ़ लिया तो हो सकता है आप इस पर टिक करके इसको करेक्ट कर ले। तो नाइट्रोबेंजीन से नहीं बनेगा, ये एनालीन से बनेगा, राइट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन मैंने बायोमोलिक्यूल से उठा रखा है, और बायोमोलिक्यूल्स कंप्लीटली NCERT से, प्योर NCERT से, जो सुक्रोस वाला पोर्शन NCERT पे दे रखा है वहाँ से मैंने सवाल को उठा रखा है। अच्छा सवाल आपके पास है कि कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं सुक्रोस के बारे में, ठीक है। सुक्रोस के बारे में कौन कौन सी जानकारी इनकरेक्ट है आपको ये बताना है। सो पहला ऑप्शन आपके पास है कि जो हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट है वो इक्विमोलर मिक्सचर देगा, यहाँ तक बिल्कुल सही है। इक्विमोलर मिक्सचर बनता है, और बनता किसका है, D+ ग्लूकोज, बिल्कुल सही। and then we have D+ fructose, no this is problematic, this is incorrect, this is incorrect। D+ ग्लूकोज नहीं होगा, D- fructose होगा। why? because fructose is lever rotatory in nature, so we have alpha D+ glucopyranose एंड बीटा D- fructofuranose। ये पहले भी आपके नीट में आ रखा है, ये सवाल पहले भी नीट में बन चुका है। अब इस तरीके से ना बन के हो सकता है कि स्टेटमेंट वाइज बन जाए, इसलिए मैंने सवाल को थोड़ा बड़ा रखा है, एक्सटेंड कर रखा है। अदरवाइज जो पहला पोर्शन आपके पास है, पहला पोर्शन नीट में ऑलरेडी आ रखा है, ठीक है। सो ये पहला इनकरेक्ट है। नो सेकंड इज इट हैज़ अल्फा 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अच्छा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज तक तो बात सही है, बट अल्फा 1,2 नहीं होगा। अच्छा इस ऊपर वाले पोर्शन को मैं करेक्ट कर लूँ, देखिएगा। सो दिस इज D- फ्रुक्टोस, ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि मेमोरी वाली चीज़ें, आपको याद रखने वाली चीज़ें, तो इनमें गड़बड़ हो सकती है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। याद रखने वाली चीज़ें, याद रखने वाली चीज़ों में गड़बड़ हो जाती है। और बायोमोलिक्यूल्स वैसे भी आपका पोर्शन ऐसा है कि आपको बिल्कुल याद रखने वाला पोर्शन है, उसमें कोई लॉजिक चीज़ें नहीं लगने वाली, कुछ लॉजिकली वैसा नहीं लगाने वाला आप। अच्छा सेकंड आपके पास है इट हैज़ अल्फा 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अगेन दिस इज इनकरेक्ट, अगेन दिस इज इनकरेक्ट। ऐसा इसलिए क्योंकि एक पोर्शन अल्फा का है बट दूसरा पोर्शन बीटा का है। सो देर इज नो अल्फा 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, इट्स बेसिकली अल्फा बीटा 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। सो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इज अल्फा बीटा 1,2, अल्फा बीटा 1,2, नॉट अल्फा। सिर्फ अल्फा नहीं है, अल्फा और बीटा है, ठीक है, क्योंकि ग्लूकोज का अल्फा और फ्रुक्टोज का बीटा। थर्ड इज इट इज़ नॉन एज रेसमिक शुगर। ओके ये तो बिल्कुल गलत है, दिस इज नॉन एज इनवर्ट शुगर, ये आपको पता है, दिस इज कॉल्ड इनवर्ट शुगर। इसको रेसमिक शुगर नहीं पढ़ते, इसको इनवर्ट शुगर पढ़ते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन डी इज द हाइड्रोलिसिस ऑफ इट्स ब्रिंग चेंज इन साइन ऑफ रोटेशन, यहाँ तक सही है। देन फ्रॉम लेवो टू डेक्स्ट्रो, और ये बिल्कुल गलत है आगे, ठीक है। फिर बता रहा हूँ मैं आपको, ध्यान से ऑप्शंस को पढ़ना पड़ेगा, और अगर आपको चीज़ें बहुत अच्छे से याद हैं तो आप इसको टिक कर सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज इसमें फंसने की प्रोबेबिलिटी होती है। अब देखिएगा ये जो सुक्रोस आपका है, जब आप सुक्रोस में हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हाइड्रोलिसिस करने के बाद ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनता है, और आपको ये पता है कि जो चेंज देखने को मिलेगा दैट इज फ्रॉम डेक्स्ट्रो टू लेवो, नॉट फ्रॉम लेवो टू डेक्स्ट्रो। सो दिस इज आल्सो इनकरेक्ट, ठीक है। सो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा आपका। तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, दिस इज फ्रॉम D टू L, डेक्स्ट्रो टू लेवो, DL याद रख लीजिएगा इसमें, ठीक है। सो सारे के सारे ऑप्शन इनकरेक्ट हैं, तो सारे के सारे इनकरेक्ट हैं, तो ऑप्शन 4 आपका सही होगा, क्योंकि आपको इनकरेक्ट ही तो बोला गया था, सब के सब इनकरेक्ट थे। ओके
The next is this pair of species having same magnetic moment. Okay. सो मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू सेम किस में होगा? ऑब्वियसली स्पिन ओनली पूछ रखा है, सो म्यू स्पिन आपका सेम उनमें होगा जिनमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम होंगे. सो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स सेम, जिनमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स सेम होंगे. ठीक है. अच्छा, इन सब में अगर आप नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स देखना चाहें तो आपको क्या करना है, वन बाय वन सॉल्व करने की नीड नहीं है, आप सिर्फ मेटल ऑक्सीडेशन स्टेट और लिगेंड देख लीजिए, काम बन जाएगा. ठीक है ना. मान लीजिए मैं ऑप्शन 4 पे अगर चला जाऊँ, ऑप्शन 4 पे आप ये देखेंगे कि जो क्रोमियम आपका है ये क्रोमियम +2 में प्रेजेंट है और साथ में आपके वीक फील्ड लिगेंड लगे हुए हैं. और नेक्स्ट में आपका आयरन +2 में प्रेजेंट है और सिमिलरली यहाँ पे भी वीक फील्ड लिगेंड लगे हुए हैं. ठीक है. नाउ इन क्रोमियम इज प्रेजेंट इन +2, देन द कॉन्फिगरेशन इज 3d4 obviously, and if iron is present in a +2 then the configuration is 3d6. ठीक है. अब दोनों के केस में आपका वीक फील्ड लिगेंड लगा हुआ है. अब दोनों के केस में अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो इसका अगर आप CFT बना लें, सो वी हैव दिस वे T2G एंड EG. सिमिलरली वी हैव दिस वे T2G एंड EG. ठीक है. 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सो वीक फील्ड लिगेंड दिस वे 4 अनपेयर्ड, 6 और वीक फील्ड लिगेंड, सो वी हैव दिस वे. फिलिंग आप इस तरीके से करेंगे और उसके बाद आपने ऐसे कर दिया. अब इसमें भी n का वैल्यू कितना आ गया, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें भी 4 आ गए. ठीक है. और इसमें भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 4. तो दोनों में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 आ गए. इसका मतलब दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू जो होगा वो कितना देखने को मिलेगा, सेम ऑब्वियस है. ठीक है. सो इन दोनों का म्यू स्पिन कितना आ जाएगा, 4.9 बोहर मैग्नेटॉन, दैट इज √n × n+2 बोहर मैग्नेटॉन. सो इस पे आप टिक कर सकते हैं इजीली. ठीक है. बाकी ऑप्शंस भी अपने हिसाब से ट्राई कर लेना, बट मैच एक भी नहीं करेगा. ठीक है ना. लास्ट वाला ऑप्शन सही है, बाकी भी आप अपने हिसाब से मैच कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सॉल्यूशन चैप्टर से, एनसीईआरटी से उठा रखा है. अगेन मैंने ये एनसीईआरटी से है, एनसीईआरटी का सवाल है. ठीक है ना. एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ध्यान में रख लीजिएगा इसको. वेपर प्रेशर, जहाँ आप रोल्स लॉ पढ़ते हैं वहीं पे सवाल एनसीईआरटी में मेंशन है. अब देखिए सवाल में क्या क्या चीज़ें हैं और क्या आपको पूछा गया है. अच्छा, सवाल में वेपर प्रेशर क्लोरोफॉर्म का और डाइक्लोरोमीथेन का 298 केल्विन पे मेंशन है, दैट इज 200 mm of Hg एंड 415 mm of Hg. ठीक है. वेपर प्रेशर इज गिवन है. ओके. अच्छा, मोल फ्रैक्शन आपको निकालना है क्लोरोफॉर्म का वेपर फेज में. राइट, दिस इज द पॉइंट, दिस इज द पॉइंट, ये पॉइंट है आपका. वेपर फेज में आपको निकालना है. सो वेपर फेज में आपको मोल फ्रैक्शन पता करना है, सोल्यूशन में नहीं. सोल्यूशन में तो आप इजीली फाइंड आउट कर लेंगे. ठीक है. आपको पता करना है वेपर फेज में. ठीक है. तो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, आपको फॉर्मूला को ध्यान से देखना है कि आप कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं. तो जब कभी भी आपको वेपर फेज में, ठीक है, वेपर फेज में कभी भी अगर आपको मोल फ्रैक्शन पता करना है तो आप किस तरीके से इसको पता कर सकते हैं. देखिए मैं ऐसा लिख लेता हूँ, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज. ठीक है. VP लिख लेता हूँ. और किसका आपको फाइंड आउट करना है, क्लोरोफॉर्म का. सो CHCl3, दिस इज इक्वल टू P0 ऑफ CHCl3, दैट इज द partial pressure, the vapor pressure of chloroform in pure state multiply by the mole fraction of chloroform in solution. solution में इसका कितना मोल फ्रैक्शन होगा डिवाइडेड बाय द टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है. सो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द वेपर प्रेशर सॉरी द मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट इन इट्स वेपर फेज. किसी भी कंपोनेंट का अगर आपको मोल फ्रैक्शन उसके वेपर फेज में पता करना है तो आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा. ठीक है. अब इसमें से क्या क्या चीज़ आपके पास गिवन है और क्या क्या चीज़ आपको फाइंड आउट करनी है. अब देखिए, अब PS अपने पास गिवन नहीं है. ठीक है. एक बात तो अपने पास PS गिवन नहीं है. हाँ, P0 आपके पास गिवन है, प्योर स्टेट में आपके पास गिवन है. सो आपको मोल फ्रैक्शन भी फाइंड आउट करना पड़ेगा और साथ साथ में आपको टोटल प्रेशर भी फाइंड आउट करना पड़ेगा. ठीक है. सो हम दोनों चीज़ें फाइंड आउट कर लेते हैं और उसके बाद पुट कर लेंगे, आपके पास आंसर बन जाएगा. अब देखिएगा, अब इन चीज़ों को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट कर लेंगे. सो मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म विल बी इक्वल टू मोल्स, बट मोल्स तो गिवन नहीं है तो आपको मोल्स भी निकालने पड़ेंगे. तो मोल्स में साइड पे निकाल देता हूँ यहाँ पे. ठीक है. सो मोल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म, सो क्लोरोफॉर्म के मोल्स इसके बराबर आएंगे गिवन मास ऑफ क्लोरोफॉर्म अपॉन मोलर मास ऑफ क्लोरोफॉर्म. ठीक है. अब बताइए क्लोरोफॉर्म का मास कितना गिवन है, देखिएगा. सो क्लोरोफॉर्म का मास गिवन है 25.5, 25.5 डिवाइडेड बाई द मोलर मास ऑफ क्लोरोफॉर्म विच इज 119.5. ठीक है. इसके मोल्स मिल जाएंगे, आप इसको डिवाइड कर, दिस विल बी इक्वल टू 0.213.
ये मोल आ गए क्लोरोफॉर्म के, ठीक है। सिमिलरली आपको दोनों के निकालने पड़ेंगे क्योंकि आपको पीएस भी निकालना है। सो अब आप मोल निकाल लीजिए डाइक्लोरोमीथेन के CH2Cl2 के, विच विल बी इक्वल टू द गिवन मास विच इज 40 ग्राम्स डिवाइडेड बाई द मोलर मास विच इज 85, ठीक है। सो इसको डिवाइड करने पे आपका जो आंसर बन जाएगा वो आ जाएंगे आपके मोल डाइक्लोरोमीथेन के, एंड दिस विल बी इक्वल टू 0.47, ठीक है। दोनों के मोल्स आपको मिल गए। अब जब दोनों के मोल्स मिल गए तो आप मोल फ्रैक्शन दोनों का इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब बताइए दोनों का मोल फ्रैक्शन अगर आपको फाइंड आउट करना है तो किसके बराबर होगा? सो क्लोरोफॉर्म का मोल फ्रैक्शन बराबर होगा क्लोरोफॉर्म के मोल्स विच इज 0.213 डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स, सॉरी। सो टोटल मोल्स किसके बराबर आ जाएंगे? 0.213 प्लस 0.47, राइट, ओके। एंड मोल फ्रैक्शंस ऑफ CH2Cl2 किसके बराबर आएगा? इसके मोल्स दैट इज 0.47 डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स, टोटल मोल्स किसके बराबर? अगेन 0.213 प्लस 0.47, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे, मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा। सो यह जाएगा आपके पास 0.311, ठीक है। सो इसका मोल फ्रैक्शन 0.311, और नेक्स्ट वाले 1 में से माइनस करके भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं नेक्स्ट वाले को, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो दिस विल बी 0.68, सही है ना, बिकॉज सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस इज ऑलवेज इक्वल टू 1, ये चीज़ तो आपको पता है, ठीक है। सो आपने मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट कर लिया। अब मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करने के बाद आप पीएस फाइंड आउट कर सकते हैं। बताइए पीएस किसके बराबर आ जाएगा? ठीक है, सो रोल्स लॉ लगा के इसलिए आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है ना। सो फ्रॉम रोल्स लॉ, अब आपको रोल्स लॉ निकालना है, रोल्स लॉ लगा के पीएस निकाल सकते हैं। सो वी नो दैट पीएस इज इक्वल टू PA नॉट काई ए प्लस PB नॉट काई बी, ठीक है। और काई ए और काई बी क्या है आपके पास? ये जो आपके पास क्लोरोफॉर्म और डाइक्लोरोमीथेन आ गया, ठीक है। आप पुट कर लीजिए, पार्शियल प्रेशर इनके गिवन है, और पुट करने के बाद आप पीएस निकाल सकते हैं। सो पीएस विल बी इक्वल टू PA नॉट। अब PA नॉट मान लीजिए, इसको मैं क्लोरोफॉर्म लिख लेता हूँ, ठीक है ना। ये मान लीजिए मैं CHCl3 की इन्फॉर्मेशन लिख लेता हूँ, और ये CH2Cl2 की इन्फॉर्मेशन लिख लेता हूँ। सो PA नॉट, सो क्लोरोफॉर्म का प्रेशर आपके पास गिवन है, और क्लोरोफॉर्म का प्रेशर आपके पास है 200, राइट। सो दिस विल बी इक्वल टू 200 मल्टीप्लाई बाई मोल फ्रिक्शन, क्लोरोफॉर्म का कितना आ गया? 0.311, ओके, प्लस PB नॉट 415, सो 415 मल्टीप्लाई बाई जो इसका मोल फ्रिक्शन आपके पास आ गया दैट इज 0.68, ठीक है। सो इससे अपना PS निकल जाएगा, मल्टीप्लाई प्लस कर लीजिए, PS निकल, सो यह जाएगा आपका 344.4, ठीक है। सो टोटल प्रेशर आपको मिल गया। अच्छा, टोटल प्रेशर आपको मिल गया, मोल फ्रैक्शन भी आपको मिल गया, अब इस फॉर्मूला में आप पुट कर सकते हैं, ठीक है ना। फॉर्मूला ध्यान में रख लीजिएगा। सो अब बताइए मोल फ्रैक्शन आपके पास किसके बराबर आ जाएगा वेपर फेज में? सो मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म इन वेपर फेज विल बी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर मल्टीप्लाई बाई इट्स मोल फ्रैक्शन, जो हमने अभी देख लिया। सो इसका पार्शियल प्रेशर मल्टीप्लाई बाई इसका मोल फ्रैक्शन दैट इज इक्वल टू 200 मल्टीप्लाई बाई 0.311 डिवाइडेड बाई द टोटल प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, एंड टोटल प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज 344.4, राइट। सो सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करने पे आपका आ जाएगा 0.18, राइट। सो द मोल फ्रैक्शन विल बी इक्वल टू 0.18, बिल्कुल ऑप्शन बी आपके पास, ठीक है ना। सो सिंपल सा सवाल था, बस आपको लॉजिकली चलना था, फॉर्मूला पता होना चाहिए, बाकी सब चीज़ें सवाल में गिवन होती हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट आपके पास है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लेविस एसिड कैरेक्टर, ठीक है। सो जो आपके पास बोरॉन के एसिड्स दे रखे हैं, बोरॉन के हैलाइड्स दे रखे हैं, आपको इनका लेविस एसिड कैरेक्टर बताना है। इसको काफ़ी इजी सा है, लॉजिकल सा है ये भी, और इवन आई एम श्योर कि आपको पहले से ही पता होगा। अब आपको ये पता है कि ये जो आपके पास हेलोजन एसिड्स गिवन है, इन हेलोजन एसिड्स में से लेट अस से वी हैव दिस BF3 and we have this Bi3, okay. Now the bond length between boron and fluorine is very less, and due to this smaller bond length the lone pairs present on this fluorine are back donated to the empty p orbital of boron. अब आपको बताइए जो बोरॉन आपके पास प्रेजेंट है, इस बोरॉन के पास empty p ऑर्बिटल है, since hybridization is sp2, right, hybridization is sp2, so we have empty p orbital। यहाँ पे एम्प्टी पी ऑर्बिटल आपका प्रेजेंट देखने को मिलेगा। इस एम्प्टी पी ऑर्बिटल में ये जो सराउंडिंग एटम में फ्लोरीन्स प्रेजेंट हैं, ये फ्लोरीन अपने लोन पेयर डोनेट कर देते हैं, और जब ये फ्लोरीन अपना लोन पेयर डोनेट कर देता है, जब लोन पेयर बैक डोनेट हो जाता है, दैट इज़ यहाँ पे आपको एक डिफरेंट टाइप का बॉन्डिंग देखने को मिल जाएगा, डिफरेंट टाइप का डोनेशन देखने को मिल जाएगा, जिसको आप बैक बॉन्डिंग के नाम से जानते हैं, ठीक है। सो देयर इज़ बैक बॉन्डिंग, सो देयर इज़ बैक बॉन्डिंग, राइट।
और इस बैक बॉन्डिंग के कारण ये जो एम्प्टी पी ऑर्बिटल बोरॉन का था इसकी डेफिशिएंसी ओवरकम हो जाती है। लेकिन जो बोरॉन और आयोडीन का केस है, आप ये देखेंगे बोरॉन और आयोडीन के केस में आयोडीन के ऊपर भी लोन पेयर प्रेजेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट ये जो बोरॉन के पास एम्प्टी पी ऑर्बिटल था, इस एम्प्टी पी ऑर्बिटल की डेफिशिएंसी उतनी ओवरकम नहीं होगी, क्योंकि बोरॉन और आयोडीन के बीच में डिस्टेंस इतना है कि यहाँ पे नॉन इफेक्टिव ओवरलैप होगा, ये बैक बॉन्डिंग बहुत वीक होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे होगा काफ़ी वीक बैक बॉन्डिंग, और इस वीक बैक बॉन्डिंग के कारण जो आपका एम्प्टी पी ऑर्बिटल बोरॉन का होगा Bi3 के केस में, ये काफ़ी हद तक खाली रहेगा एंड इट इज़ एबल टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम एन अदर ग्रुप, तो किसी और ग्रुप से एक्सेप्ट कर लेगा। सो इसका जो लेविस एसिड करेक्टर है वो ज़्यादा होगा, ठीक है। सो लेविस एसिड ऑर्डर आपका देखने को मिल जाएगा कि Bi3 में सबसे ज़्यादा देखने को मिल जाएगा, उसके बाद BBr3 में इससे कम हो जाएगा, फिर BCl3 और सबसे कम आपका BF3 में देखने को मिल जाएगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। और इसका रीज़न क्या होगा? सो द रीज़न इज नॉन इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग इन केस ऑफ Bi3, जिसकी वजह से एम्प्टी ऑर्बिटल स्टिल अवेलेबल रहेगा कि उसमें इलेक्ट्रॉन पेयर आके बैठ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास लिमिटिंग रिएजेंट पे है, 2024 में भी लिमिटिंग रिएजेंट पे सवाल था, ठीक है। दो आपका अमाउंट फाइंड आउट करना था मिलीग्राम्स में, अभी सवाल कुछ और है। अच्छा, आपके पास जो रिएक्शन गिवन है आपको इसमें बताना है कि डाईहाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट किस वाले में बिहेव कर रहा है, ठीक है। अब देखिए इजी है, आप इजीली इसको अप्रोच कर सकते हैं। अब जो क्वेश्चन आपके पास गिवन है उसमें N2 गिवन है एंड देन 3 टाइम्स H2 हैबर्स प्रोसेस आपके पास दे रखा है, ठीक है, एंड वी हैव 2 टाइम्स NH3, ठीक। सो नाइट्रोजन का जो अमाउंट आपको देखने को मिल रहा है इस गिवन रिएक्शन के हिसाब से दैट इज 28 ग्राम, राइट, और इसका आपको 6 ग्राम यूज़ करना है। अब आपको ये बताना है कि किस वाले ऑप्शन में हाइड्रोजन लिमिटिंग की तरह काम कर रहा है, मतलब हाइड्रोजन का अमाउंट कम है। अब देखिएगा, अब नाइट्रोजन 28 था, अब 1 बाय 1 ऑप्शंस को पकड़ लीजिए, एकदम से आप समझ जाएंगे। अगर मैं क्या कर दूं, इस नाइट्रोजन को मैं डबल कर दूं, मान लीजिए इसको मैंने डबल कर दिया, सो डबल करने पे कितना आ जाएगा ये 54 ग्राम, ठीक है ना, 56 ग्राम, 56, 28 का डबल कर दिया मैंने, ठीक है, 28 का डबल कर दिया तो 56 आ जाएगा ना, ठीक है। और 6 ग्राम का अगर मैंने डबल कर दिया तो ये आ जाएगा 12 ग्राम। इसका मतलब अगर आपके पास 56 ग्राम नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो इसको कंप्लीटली रिएक्ट करवाने के लिए आपके पास 12 ग्राम हाइड्रोजन होना ज़रूरी है। लेकिन आप देखेंगे ऑप्शन 1 में आपके पास 56 ग्राम नाइट्रोजन तो दे रखा है, लेकिन हाइड्रोजन सिर्फ 10 ग्राम ही दे रखा है। इसका मतलब हाइड्रोजन रिएक्शन में सबसे पहले कंज्यूम हो जाएगा, क्योंकि इसका तो 12 ग्राम रिक्वायर्ड था और यहाँ पे सिर्फ 10 ग्राम ही दे रखा है। तो इसका मतलब हाइड्रोजन आपका लिमिटिंग रिएजेंट होगा ऑप्शन 1 में, बाकी में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। सो ऑप्शन 1 में आपका लिमिटिंग रिएजेंट हाइड्रोजन होगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इज अच्छा, ये वाला पोर्शन मैंने ये भी एनसीईआरटी से उठा रखा मैंने। ये सवाल इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि लास्ट 2-3 सालों से आपका अर्हीनियस इक्वेशन, एक्टिवेशन एनर्जी या ग्राफ्स अर्हीनियस के इन पे सवाल बना रहा है, ठीक है ना। स्टेटमेंट 1 आपका ये कहता है कि जो ई रेस टू माइनस ई अपॉन आर टी वाला फैक्टर जो आपका है, दैट इज इन अर्हीनियस इक्वेशन वी नो दैट के इज इक्वल टू ए ई रेस टू माइनस ई ए अपॉन आर टी, right, where a is pre-exponential factor or Arrhenius factor, and this e raised to minus e upon rt, this factor represents basically the number of molecules which have the kinetic energy greater than activation energy. So ये वो वाले molecules होंगे, बिल्कुल सही स्टेटमेंट आपका है। It corresponds to the fraction of molecules, ये वो वाले molecules होंगे जिन molecules का energy एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा होगा, जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। सो स्टेटमेंट 1 इज वेरी ट्रू। नाउ स्टेटमेंट 2 इज ये कैन बी कैलकुलेटेड एज, आपको अर्हीनियस इक्वेशन दे रखा है, आपको बताना है कि ये इस फॉर्मूला से कैलकुलेट हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत दे रखा है, ठीक है ना। गलत कहाँ पे, ध्यान में रखिएगा, मैं फिर बता रहा हूँ, ऐसे सवालों में आपको ध्यान से पढ़ना है सवाल, तब जाके आप बता सकते हैं। अदरवाइज अपेरेंटली एकदम से नज़र से देखने में लगेगा कि सही है, बट गलत कहाँ पे है, गलत यहाँ पे है कि यहाँ पे ln रखा हुआ है, यहाँ पे नेचुरल लॉग है, और जब यहाँ पे नेचुरल लॉग है तो यहाँ पे 2.303 आप नहीं लगा सकते, ठीक है ना। ये तब लगता है जब पीछे LOG लिखा होता है, इसलिए स्टेटमेंट 2 आपका इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट 2 आपका इनकरेक्ट है, ये तब करेक्ट होता जब आपके पास लिखा होता लॉग LOG बेस 10 वाला, नेचुरल लॉग नहीं होता, फिर ये करेक्ट हो जाता, अदरवाइज ये इनकरेक्ट है, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट एक और मेमोरी बेस्ड सवाल आपके पास है, दैट इज ClF5, पी ब्लॉक का सवाल है ये। नाउ यू नो दिस ClF5, दिस ClF5 इज दिस वे। अब क्लोरीन के पास अपने इलेक्ट्रॉन वैलेंस में 7 होते हैं, उसमें से 5 इसने शेयर कर रखे हैं, तो ऑब्वियस से 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इसके पास बचे होंगे जो लोन पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे।
सो ये कुछ इस तरीके से लोन पेयर के फॉर्म में आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड दिस इज द ज्योमेट्री, दिस इज द शेप ऑफ दिस ClF3। और ये ClF3 आपको कैसे देखने को मिलेगा, दिस इज कुछ इस तरीके से, राइट। इस शेप को आप क्या पढ़ते हैं, दिस इज स्क्वायर मोनोपायरामिडल। देखिए एक स्क्वायर आपके पास बन रहा है और एक ही पायरामिड है, बाकी तो लोन पेयर है, ठीक है ना। सो दिस इज स्क्वायर मोनोपायरामिडल, सो सिंपली स्क्वायर मोनोपायरामिडल और सिंपली स्क्वायर पायरामिडल, और सिंपली स्क्वायर पायरामिडल। अब मोनो ना भी लगाएं तब भी बिल्कुल सही है, दिस इज सिंपली स्क्वायर पायरामिडल, ठीक है। सो स्क्वायर पायरामिडल होगा, इसका मतलब ऑप्शन 1 कट गया क्योंकि यहाँ पे TBP ज्योमेट्री दिखा रखा है। ऑप्शन लास्ट भी कट गया, यहाँ पे TBP ज्योमेट्री दिखा रखा है, ठीक है। अब दूसरी चीज़, अब ये दूसरी चीज़ जो रखिए वो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, बिल्कुल आपको याद होना चाहिए, तब जाके आप बता सकते हैं, अदरवाइज ऐसा कुछ इसमें कॉन्सेप्ट लगने वाला नहीं होगा। जो ClF3 है रूम टेम्परेचर पे इट इज़ अ कलरलेस लिक्विड, ठीक है। बाकी दो ऑप्शन बिल्कुल सेम थे, तो आप ध्यान में रखिएगा, दिस इज अ कलरलेस लिक्विड एंड इस ज्योमेट्री इज स्क्वायर पायरामिडल, स्क्वायर पायरामिडल ज्योमेट्री है एंड दिस इज अ कलरलेस लिक्विड, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन अगेन बहुत इजी सा सवाल है, आपको लॉन पेयर्स के साथ इसको मैच करना है। सो वी हैव दिस IF7। अब आपको पता है दिस IF7 इज, आयोडीन के पास 7 अपने इलेक्ट्रॉन पेयर थे और 7 के साथ इसने शेयर कर रखे हैं। सो अगर 7 के साथ शेयर कर रखे हैं तो कुछ इस तरीके से पेंटागोनल बाई पायरामिडल फॉर्म में आपको देखने को मिल जाएगा। सो दिस वे वी हैव पेंटागोनल बाई पायरामिडल फॉर्म, ठीक है। और कोई भी लॉन पेयर देखने को नहीं मिलेगा। सो इसको मैं किसके साथ मैच कर लूँगा, सिंपली 4 के साथ, दैट इज नो लॉन पेयर, राइट। नेक्स्ट इज ICl4 नेगेटिव। अच्छा ICl4 नेगेटिव आपके पास आयोडीन इज द सेंट्रल एटम और Cl आपके पास 4 प्रेजेंट है। सो वी हैव दिस वे 4Cl। अब क्योंकि क्लोरीन के पास अपने इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं, 7 में से इसने 4 शेयर कर रखे हैं, ठीक है। तो 3 बचे होंगे, अगर नेगेटिव के फॉर्म में आ गया तो एक और आ गया, इसका मतलब 2 लोन पेयर के फॉर्म में होंगे। सो कुछ इस तरीके से, राइट। ज्योमेट्रीज भी इनकी ध्यान में रख लीजिएगा। अगेन ये आपके P ब्लॉक का सवाल बन जाता है, इंटर हेलोजन कंपाउंड्स का सवाल बन जाता है। बेसिकली ये दो पहले वाले इंटर हेलोजन है, बाकी वाले तो आपके नोबल गैसेस से हैं। सो आपका जो ज्योमेट्री आ जाएगा वो स्क्वायर पायरामिडल, यहाँ पे आ जाएगा पेंटागोनल बाई पायरामिडल एंड दिस इज स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर नॉट पायरामिडल, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। 2 लोन पेयर आपको देखने को मिलेंगे। सो इसको मैं किसके साथ मैच कर दूंगा, ऑप्शन 3 के साथ, 2 लोन पेयर्स, राइट। देन वी हैव XeF6। नाउ जीनोन के पास आपको पता है टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर वैलेंस में 6 होंगे और उन 6 इलेक्ट्रॉन्स में से 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नोबल गैस है, ग्रुप 18 का है, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 में से 6 शेयर कर रखे हैं। सो ऑब्वियसली 6 शेयर कर रखे हैं तो एक लॉन पेयर आपको देखने को मिल जाएगा। और XeF6 बहुत अच्छा कंपाउंड है, ध्यान में रखिएगा। XeF6 का जो ज्योमेट्री आपको देखने को मिलता है दैट इज डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, दिस इज इंपॉर्टेंट, इस चीज़ को याद रखिएगा। इसकी ज्योमेट्री को डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री पढ़ते हैं। सो दिस इज डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, राइट। सो वी हैव दिस F, ओके। मैं ज्योमेट्री लिख रहा हूँ, दिस इज इंपॉर्टेंट कि इसको हम डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल पढ़ते हैं, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है। सो एक लोन पेयर आपको देखने को मिलेगा। सो इसको मैं ऑप्शन 2 के साथ मैच कर लेता हूँ, ऑब्वियस है। सो XeF2, अब XeF2 तो काफ़ी सिंपल सा है, लीनियर मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। सो वी हैव Xe एंड F2। और इस जीनोन पे क्योंकि 2 शेयर कर रखे हैं तो ऑब्वियसली 3 लोन पेयर होंगे, ट्राइगोनल बाई पायरामिडल ज्योमेट्री होगा और शेप इसका लीनियर हो जाएगा। 3 लॉन पेयर्स के साथ इसको मैच कर लेंगे। सो ऑप्शन 1 के साथ इसको हम मैच कर लेंगे, ठीक है। काफ़ी ईजी सा, ये काफ़ी ईजी सा है, ठीक है ना, इसलिए आप इसको मैच कर सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट आपके पास है दैट इज ऑन ट्रीटमेंट विद सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट, ठीक है, ठीक है। सो बेसिकली डिटेक्शन ऑफ सल्फर पे सवाल है आपका कि जब आप सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट को सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के साथ ट्रीट करेंगे तो आपको वायलेट कलर कंफर्म करेगा कि सल्फर प्रेजेंट था, ठीक है। कुछ इस तरीके से सवाल कि आपका जो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट है उसमें S2 नेगेटिव प्रेजेंट होगा और जब इस S2 नेगेटिव को आप सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के साथ ट्रीट कर लेंगे दैट इज FeCN5NO -2, ठीक है। दिस इज सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। मैं -2 ये हटा दिया मैंने, ध्यान दीजिएगा। अगर -2 ना लिखते आप फिर सोडियम लिख लेते आप, अगर आप ये ना लिखना चाहते तो Na2 लिख लेते, इससे कन्फ्यूजन ना हो कि सोडियम था ही नहीं, फिर आप ऐसे लिख लेते Na2, ठीक है। तो दिस इज सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, राइट।
और इस सोडियम नाइट्रोक्साइड प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में भी आ जाता है, ये इवन प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में भी आ जाएगा। और आपका एनसीईआरटी पे अलग से मेंशन जो है जब आप डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं वहाँ पे भी आ जाता है, आपका जीओसी के पोर्शन में आ जाता है, ठीक है। अच्छा, ये सल्फर को कंफर्म करता है। सल्फर को कैसे कंफर्म करता है? बेसिकली सल्फर के साथ एक कम्प्लेक्स बना लेता है। सो ये जो कम्प्लेक्स आपका बनेगा दैट इज FeCN5 एंड NOS। ये जो आपने NO ले रखा था, इस NO के साथ में सल्फर जुड़ जाएगा। सो दिस वे NOS and 4 negative and it gives violet coloration. It gives violet coloration. It's very important. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आयरन के रिलेटेड पहले भी पूछ रखा है, लास्ट ईयर भी सवाल था आपका, ब्लड रेड कलर पे सवाल था, ठीक है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। सो पहला आपका बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, दैट इज सोडियम नाइट्रोक्साइड के साथ ट्रीट करने पे वायलेट कलर जो अपीयर होगा वो कंफर्म करेगा कि आपका सल्फर प्रेजेंट था। और जो कम्प्लेक्स बनेगा वो कम्प्लेक्स कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। बस इस कम्प्लेक्स में ध्यान रखें, इस कम्प्लेक्स को ध्यान से याद रखना, क्योंकि आप ऑक्सीडेशन स्टेट्स में या कहीं ना कहीं चार्जेस में गड़बड़ कर सकते हैं। और अगर चार्जर में गड़बड़ होगी और आपने कम्प्लेक्स को ऐसे देख लिया फिर वो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। सो ये आपके पास बिल्कुल सही स्टेटमेंट दोनों के दोनों दे रखे हैं। अच्छा, अगेन एनसीईआरटी से उठा रखा है ये भी, अगेन मैंने ये वाला भी एनसीईआरटी से उठा रखा है, ठीक है ना। अब इसमें बोल देता है कि जो आपका डोडेकेन, अब ये पोर्शन कहाँ से उठा रखा है मैंने? ये पायरोलिसिस से, ये पोर्शन है पायरोलिसिस से एल्केन्स वाले में। एल्केन्स के लास्ट में आप देखेंगे पायरोलिसिस में पोर्शन आपको देखने को मिलेगा। नाउ दिस डोडेकेन, सो दिस डोडेकेन इज बेसिकली C12H26, राइट। अब इस डोडेकेन को जब आप क्या करेंगे, इसका पायरोलिसिस करेंगे, जब इसको आप हीट करेंगे, इसका पायरोलिसिस करेंगे, सो ये ब्रेकडाउन करता है और ब्रेकडाउन करने के बाद लोअर मॉलिक्यूल्स बना लेता है। सो इन लोअर मॉलिक्यूल्स में आपका देखने को मिल जाता है C7H16, दैट इज हेप्टेन। अब जब हेप्टेन बन गया, अब बताइए कितने कार्बन बच गए? सो कार्बन बच गए 5, ठीक है। हाइड्रोजन कितने बच गए? 16 तो आ गए, तो बच गए 10, सो H10। नाउ दिस C5H10 इज पेंटीन सिंपली। दिस इज पेंटीन, नॉट पेंटेन, दिस इज पेंटीन, इसमें डबल बॉन्ड होगा, दिस इज पेंटीन। जब एनसीईआरटी में इसको पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी लिखता है हेप्टेन पेंटीन प्लस अदर प्रोडक्ट्स, ठीक है। सो इसका सही ऑप्शन जो आ जाएगा वो आ जाएगा पेंटीन प्लस हेप्टेन, नॉट पेंटेन, ये ध्यान रखिएगा, पेंटीन प्लस हेप्टेन। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। दी नेक्स्ट वन इज फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से इजी सा सवाल है, इजी सा सवाल है, बस दिखने में थोड़ा लंबा लगेगा बट सवाल में ऐसा कोई टफ नहीं है। इलेक्ट्रोलिसिस के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, डिस्चार्ज पोटेंशियल्स पे बेस्ड है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, रिडक्शन पोटेंशियल्स पता है, थोड़े उनके कॉन्सेप्ट ध्यान में है, तो सवाल हो गया। अब देखिए सवाल में क्या दे रखा है कि इनका 1 मोल पर लीटर, ठीक है, कुल मिला के इनका एक्वस सोल्यूशन दे रखा है। सो कॉपर नाइट्रेट है, सिल्वर नाइट्रेट, देन मर्क्यूरी और मैग्नीशियम, ठीक है। इनको इलेक्ट्रोलाइज किया जा रहा है किसी भी इनर्ट इलेक्ट्रोड्स की प्रेजेंस में, और इनके स्टैंडर्ड पोटेंशियल्स के वैल्यूज दे रखे हैं। आपको बताना है कि जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज किया जाए तो इनका डिपोजिशन कैथोड पे किस सीक्वेंस में होगा। तो आपको डिपोजिशन बताना है कि कौन पहले डिपॉजिट करेगा, कौन उसके बाद, कौन उसके बाद, इस तरीके से, ठीक है। अब बताइए अगर कैथोड पे आपका डिपोजिशन देखने को मिलेगा, अगर आप कैथोड पे बात कर लें, कैथोड पे डिपोजिशन की बात कर लें एक्वस सोल्यूशन में, ठीक है ना। आपने एक्वस सोल्यूशन ले रखा है, किसका एक्वस सोल्यूशन ले रखा है? कॉपर नाइट्रेट का ले रखा है। सो ये जो कॉपर नाइट्रेट आपके पास होगा, एक एग्जांपल लेके चलता हूं मैं, दिस इज NO3 ट्वाइस, ठीक है। इसका एक्वा सोल्यूशन आपने रखा है। अब जब इसका आप इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो आपको ये पता है कि इलेक्ट्रोलिसिस करने के बाद आपका कैथोड पे कौन सा पोर्शन डिपॉजिट होगा। अब कैथोड पे कौन डिपॉजिट करेगा एक्वस सोल्यूशन में, ये डिसाइड करता है इनका डिस्चार्ज पोटेंशियल। अब आपको ये पता है कि जो कॉपर आपके पास प्रेजेंट है, ये कॉपर आपकी पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे प्रेजेंट होगा। अगर आप रफली जो वाले इलेक्ट्रोलाइट्स दे रखे हैं, अगर इन इलेक्ट्रोड्स की बेसिस पे मैं ऑर्डर लगाना चाहूँ तो अब देखिए आपको ये पता है आइडिया कि मान लीजिए आपका हाइड्रोजन था, ठीक है, और इस हाइड्रोजन से ऊपर इन सब में से आपको जो देखने को मिल रहा है वो मैग्नीशियम है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव ऑलरेडी गिवन है, इतना इजी कर दिया सवाल में। और निचले वाले जो हैं इन सब का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपका पॉजिटिव है। सो इन सब का पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में से आपको देखने को मिलेगा कॉपर पहले, दैट इज Cu 0.34 दे रखा, ठीक है, और उसके बाद आपको मर्क्यूरी देखने को मिलेगा, और उसके बाद सिल्वर, देन वी हैव Hg एंड देन वी हैव Ag, ठीक है। अब देखिएगा इस चीज़ को और इजी कर देता हूँ मैं। जब कैथोड पे आप देखेंगे कैलिब्रेट करेगा सर, जब कभी भी कंपटीशन, अब यहाँ पे कंपटीशन किसके बीच में होगा, ऑब्वियस से एक्वस से आने वाला H पॉजिटिव और OH नेगेटिव होगा, और CuSO4 जब ये ब्रेक करेगा तो ये आपका बना लेगा Cu+2 प्लस 2 टाइम्स NO3 नेगेटिव, इनके बीच में कंपटीशन होगा। अब क्योंकि कॉपर का पोटेंशियल हाइड्रोजन से ज़्यादा था, सो इसका मतलब ये होगा कि कैथोड पे आपका कॉपर डिपॉजिट करेगा और एनोड पे
एनोड पे आपका कौन लिबरेट करेगा, NO3 नेगेटिव और OH नेगेटिव में से जब आप इनके पोटेंशियल्स की बात कर लें तो जिसका पोटेंशियल कम होता है ऑब्वियस वही डिस्चार्ज करना चाहेगा, सो OH नेगेटिव डिस्चार्ज करेगा, लेकिन क्योंकि एनोड की बात की नहीं है तो एनोड को हम छेड़ेंगे नहीं, ठीक है। सो कॉपर डिपॉजिट करेगा। लेकिन जब आप मैग्नीशियम की बात कर लें, देखिए यहीं पे अगर मैं मैग्नीशियम नाइट्रेट की बात कर लूँ, दैट इज MgNO3 ट्वाइस, MgNO3 ट्वाइस। अब इस वाले केस में पर्टिकुलरली आप ये देखेंगे कि कैथोड पे मैग्नीशियम लिबरेट नहीं करेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि मैग्नीशियम का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाइड्रोजन से कम होगा, तो मैग्नीशियम लिबरेट नहीं करेगा बल्कि हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा, तो यहां पे आपका H2 गैस लिबरेट हो जाएगा। सो मैग्नीशियम के लिबरेशन के चांसेस नहीं है, ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। सो इनका ऑर्डर क्या बनेगा फिर, सबसे पहले कौन लिबरेट करना चाहेगा, सो मैं लिबरेशन लिख लेता हूं यहां पे कि इनका जो लिबरेशन होगा या इनका जो डिपोजिशन होगा, डिपोजिशन पर्टिकुलरली, राइट, डिपोजिशन इसलिए क्योंकि सॉलिड फॉर्म में आने वाले, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो सबसे पहले डिपॉजिट करेगा, ठीक है, क्योंकि उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल उतना ही कम होगा, उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल उतना ही कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्चार्ज पोटेंशियल। उसको लिबरेट करने के लिए उतना कम एक्टिवेशन एनर्जी या उतना कम पोटेंशियल रिक्वायर्ड होगा। सो सबसे जल्दी डिपॉजिट वो करेगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू ज्यादा होगा। अब इन सब में से आप देखेंगे मैंने सीक्वेंस में ही लिख रखा, जो ऊपर ऑर्डर जो वैल्यूज दे रखे थे उन वैल्यूज की बेसिस पे, अदरवाइज आपको ये ऑलरेडी इतना सा कॉन्सेप्ट आपको पता होता है। सो इनमें से सबसे पहले लिबरेट करेगा सिल्वर आपका, सो आएगा नंबर 1 पे, ठीक है, और उसके बाद आपका मर्करी आ जाएगा नंबर 2 पे, और नंबर 3 पे आ जाएगा आपका कॉपर। और मैग्नीशियम लिबरेट नहीं करेगा, इसकी जगह पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ऑप्शन ए पे टिक मत कीजिएगा क्योंकि मैग्नीशियम लिबरेट ही नहीं करने वाला, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगा। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, राइट। नेक्स्ट आपका अच्छा सवाल है, ठीक है, अच्छा सवाल है। अच्छा, इस क्वेश्चन में आपको दो कॉन्सेप्ट मिलाना, और ऑब्वियस है ऑर्गेनिक से जब भी सवाल आता है तो एक कॉन्सेप्ट इंक्लूड करके नहीं आता है, आपको कॉन्सेप्ट्स को हमेशा कंबाइन करके दे देता है। अच्छा, आपके पास अल्कोहल से है सवाल, अल्कोहल से है बेसिकली, अल्कोहल फिनोल ईथर से। सो वी आर प्रोवाइडेड विद एन अल्कोहल एंड दिस अल्कोहल इज अंडरगोइंग डिहाइड्रेशन इन स्टेप फर्स्ट, एसिडिक डिहाइड्रेशन। अच्छा, H पॉजिटिव, दिस H पॉजिटिव इज बीइंग कैप्चर्ड बाय दिस लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन। सो ये H पॉजिटिव कहाँ पे अटैक करेगा, ऑब्वियस है OH नेगेटिव पे, ठीक है ना। जब इस पे अटैक कर जाएगा तो आपका ऑक्सोनियम आयन बन जाएगा, और ऑक्सोनियम आयन से वाटर की फॉर्म में जब ये हटेगा तो कार्बोकेटाइन जनरेट कर जाएगा। ये चीज़ तो आपको ऑलरेडी पता है। सो कार्बोकेटाइन का जनरेशन हो जाएगा कुछ इस तरीके से, वी हैव दिस मिथाइल ग्रुप, दिस मिथाइल ग्रुप, और क्योंकि वाटर की फॉर्म में जब ये हटेगा, जब डिहाइड्रेशन होगा, जब एसिडिक डिहाइड्रेशन होगा, पहले स्टेप में आपका एसिडिक डिहाइड्रेशन देखने को मिल जाएगा। तो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन, नाउ दिस कार्बोकेटाइन इज 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, और यहाँ पे पॉसिबिलिटी रीअरेंजमेंट की है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे 1 to मिथाइल शिफ्ट की पॉसिबिलिटी है। सो देयर इज 1 to मिथाइल शिफ्ट, एंड ड्यू टू दिस 1 to मिथाइल शिफ्ट वी कैन रीअरेंज दिस कार्बोकेटाइन इनटू अ मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन दैट इज 3 डिग्री दिस वे। सो CH3 यहीं पे, और ये CH3 आपका यहाँ पे आ गया, ये पूरा का पूरा CH3 आपका, ये पूरा मिथाइल ग्रुप आपका शिफ्ट करके यहाँ पे आ गया, ठीक है। और इसकी वजह से जो पॉजिटिव चार्ज था वो पॉजिटिव चार्ज इस सेंटर पे आ गया। नाउ दिस इज 3 डिग्री, राइट, ये 3 डिग्री बन गया आपका। अब इस 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में आपको क्या देखने को मिलेगा कि आपका जो प्रोटॉन है वो प्रोटॉन हट जाएगा, डीप्रोटोनेशन हो जाएगा, और डीप्रोटोनेशन होने के बाद आपका एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे जो आपका हाइड्रोजन प्रेजेंट था, यह हाइड्रोजन हटेगा और इसका बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा, और बॉन्ड शिफ्ट करने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके से एल्कीन फॉर्म्ड होगा, दिस इज एल्कीन, राइट। सो ये एल्कीन बनेगा आपके पास। सो ए आपके पास क्या बनेगा, ए कुछ इस तरीके से, ये एल्कीन बन गया, ओके। अच्छा, इसके बाद इसका ओजोनोलिसिस किया जा रहा है, अब तो काफ़ी इजी हो गया। अब बताइए, आप जब इसका ओजोनोलिसिस करेंगे, जब इसका रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करेंगे तो यहाँ से क्लीव करेंगे, यहाँ से क्लीव करेंगे तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ पे भी आएगा, और ऑब्वियस है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ पे भी आएगा। अब रिंग को ओपन कर लीजिए, रिंग को ओपन करने के बाद इसको नंबर कर लीजिए, दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। सो आपका 8 कार्बन का चेन बनेगा, 8, राइट। और उसके बाद कार्बन 2 पे आपका डबल बॉन्ड O आ जाएगा, और सिमिलरली कार्बन 7 पे भी आपका डबल बॉन्ड O आ जाएगा, ठीक है। सो ये आपके पास फाइनल स्ट्रक्चर बनेगा। सो दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। सो दिस इज ऑक्टेन, राइट, दिस इज ऑक्टेन, और कितने पे ऑन, 2 और 7 पे ऑन, सो ऑक्टेन 2 7 डाइऑन।
सो ऑक्टेन 27 डायोन आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा, राइट। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। सो इजी सा था, ठीक है ना। सो इन दी फर्स्ट स्टेप दिस एल्कोहल is basically undergoing dehydration in presence of acid, in presence of H positive, and forming carbocation. That carbocation is 2-degree carbocation, which will undergo 1,2-methyl shift and forming a higher degree carbocation, a more stable carbocation. And in that more stable carbocation, deprotonation will takes place and alkene is formed. Now this alkene is being subjected to reductive ozonolysis after that. So this is reductive ozonolysis, and after reductive ozonolysis, the product formed is octane 27 dione. So option C is correct option. Okay. अच्छा, नेक्स्ट आपका अच्छा सवाल है ये भी, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स से आपका सवाल है। अब देखिए आपको क्या करना है, इसी सवाल है, सब कुछ दे रखा है, बस आपको क्राइटेरियाज के साथ मैच करना है। अब देखिए आपका डेल जी नेगेटिव है, ऑब्वियस है डेल जी नेगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस होगा, लेकिन यहाँ पे भी डेल जी नेगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस होगा। तो कहीं ना कहीं दो ऑप्शंस आपके पास दे रखे हैं, तो आपको देखना हाई टेम्परेचर पे या लो टेम्परेचर पे। सो वी नो दैट डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस, ठीक है, आपको ये चीज़ पता है। अब देखिए ऑप्शन 1 में डेल जी नेगेटिव है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। डेल एच भी नेगेटिव है और डेल एस भी नेगेटिव है। सो अगर ये भी नेगेटिव होगा और ये भी नेगेटिव होगा तो आप ओवरऑल क्या देखेंगे। सो ओवरऑल आपको देखने को मिलेगा कि ये वाली टर्म आपकी पॉजिटिव आ जाएगी, आएगी नहीं आएगी। सो दिस इज माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये वाला आपका जो डेल एच है ऑलरेडी नेगेटिव है। अब आप चाहते हैं कि आपका जो डेल जी है वो नेगेटिव रहे। सो अगर आपका डेल जी नेगेटिव रहे तो ये वाली टर्म आपकी ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि अगली वाली तो पॉजिटिव होगी, और ये वाली टर्म ज़्यादा तब होगी जब आपका ये पॉजिटिव वाला टर्म कम होगा, और पॉजिटिव वाला टर्म तब कम होगा जब टेम्परेचर आपका लो होगा। सो लो टेम्परेचर पे डेल जी नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। सो लो टेम्परेचर पे, सो पहला वाला केस आपका लो टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस होगा, ठीक है। सो ये मैच कर जाएगा ऑप्शन 4 के साथ आपका। देखिए ऑप्शन 4 में दे रखा है कि लो टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस आपका हो जाएगा। सो मैंने ऑप्शन 4 के साथ मैच कर लिया, राइट। अच्छा, उसके बाद अब इसको मैच कर लिया तो ऑब्वियस ऑप्शन डी वाले को आप किसके साथ मैच करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी डेल जी नेगेटिव है तो ये भी स्पॉन्टेनियस होगा, लेकिन अब ये स्पॉन्टेनियस होगा हाई टेम्परेचर पे, तो इसको मैं किसके साथ मैच कर लूंगा। सो ऑप्शन डी आपका मैच कर जाएगा स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर सी के साथ, तीसरे वाले के साथ, ठीक है। ओके, उसके बाद बाकी जो केस रखे हैं दोनों के दोनों नॉन स्पॉन्टेनियस वाले केस रखे हैं। अब देखिए इसको फिर से देख लेते हैं। सो वी हैव डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस अगेन, राइट। अब ऑप्शन में सेकंड वाले को देख लीजिएगा, डेल एच नेगेटिव है, ठीक है। सो दिस इज नेगेटिव, डेल एस इज आल्सो नेगेटिव, सो दिस इज आल्सो नेगेटिव, और ये आपका पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। अब जब डेल एच आपका नेगेटिव आ रहा है और डेल एस भी आपका नेगेटिव है, सो दिस डेल एस नेगेटिव मल्टीप्लाई बाई ये जो नेगेटिव आपके ऑप्शन आपकी इक्वेशन का है, सो ये दोनों मिलके आपके पास बना लेंगे नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ऑब्वियस है, ठीक है। सो आपका जो टी डेल एस वाला पोर्शन था, ये वाला फैक्टर आपका पॉजिटिव आ गया और डेल एच आपका नेगेटिव आ गया। लेकिन अब सवाल में ये बता रखा है कि ओवरऑल पॉजिटिव है। अगर डेल जी ओवरऑल पॉजिटिव है इसका मतलब पॉजिटिव वाली टर्म ज़्यादा रही होगी, और अगर पॉजिटिव वाली टर्म ज़्यादा रही होगी तो इस टाइम पे जो आपका टेम्परेचर होगा वो हाई रहा होगा, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप ज़्यादा टेम्परेचर रखेंगे तो ये वैल्यू उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी, वैल्यू जितनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी उतना ज़्यादा आपका पॉजिटिव टर्म चलता जाएगा, ठीक है। तो हाई टेम्परेचर पे नॉन स्पॉन्टेनियस, सो हाई टेम्परेचर पे आपका नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। ऑप्शन 1 के साथ आप इसको इजिली मैच कर सकते हैं। सो बी आपका मैच कर जाएगा ऑप्शन 1 के साथ। तो ऑब्वियस है जो सी बच गया वो आपका नॉन स्पॉन्टेनियस होगा लो टेम्परेचर पे, राइट। काफ़ी ईजी आप इसको ईजिली इसको मैच कर सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक सीक्वेंस रिएक्शन आपके पास गिवन है, आपको इस सीक्वेंस रिएक्शन में सी प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन बतानी कि कौन सी इंफॉर्मेशन सही होगी। नाउ द गिवन सबस्ट्रेट इज क्यूमीन एंड वी नो दैट क्यूमीन इज आइसोप्रोपाइल बेंजीन दिस वे। नाउ दिस क्यूमीन इज ऑक्सीडाइज्ड एंड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, ठीक है। ऑक्सीडाइज कर रहे हैं और उसके बाद हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। अब आपको पता है कि जब इसका ऑक्सीडेशन किया जाए, जब इसका एरियल ऑक्सीडेशन किया जाए, जब इसको हवा में रखा जाए तो आप ये देखेंगे कि देयर इज फॉर्मेशन ऑफ क्यूमीन परऑक्साइड, राइट। दिस वे वी हैव सी, इसके साथ में 2 मिथाइल ग्रुप्स, सो दिस CH3 दिस CH3, ठीक है। और इसके साथ में जो हाइड्रोजन प्रेजेंट था बीच में आके ऑक्सीजन आपका परऑक्साइड लिंकेज बना लेगा दिस वे। सो दिस इज क्यूमीन आइसो परऑक्साइड, क्यूमीन आइसो परऑक्साइड, ये क्यूमीन परऑक्साइड लिख लीजिए आप सिंपली, ठीक है। परऑक्साइड लिंकेज बन गया आपके पास, ओके। अब ये जो क्यूमीन परऑक्साइड बना, ठीक है, जो क्यूमीन परऑक्साइड बना आपका, ये जो क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड बना, अगर इसका पूरा नाम भी लिखना चाहें तो आप क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड लिख के चल सकते हैं। दिस इज क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड, ठीक है। अब इस क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड का आप क्या कर रहे हैं, इसका बेसिकली हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, ठीक है। जब इसका हाइड्रोलिसिस किया जाए
हाइड्रोलिसिस करने के बाद आप क्या देखेंगे कि एसीटोन का फॉर्मेशन होगा। देखिए वाला पोर्शन आपका, ये वाला पोर्शन बिल्कुल अलग हो जाएगा और जो आपका OH है वो बेंजीन रिंग के साथ अटैच हो जाएगा। जब OH आपका बेंजीन रिंग के साथ अटैच हो जाएगा तो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ फिनोल, सबका फिनोल बन जाएगा सिंपली, ठीक है। एंड दिस इज वन ऑफ द मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनोल विच इज इंक्लूडेड इन योर एनसीईआरटी, जो एनसीईआरटी पे गिवन है ना। इसके बाद साथ में दे रखा है एसीटोन, बाई प्रोडक्ट में दे रखा है, ठीक है ना। ए बन रहा है आपका फिनोल और बाई प्रोडक्ट में एसीटोन दे रखा है। नाउ दिस फिनोल इज देन ट्रीटेड विद जिंक डस्ट। सो फिनोल को आप जिंक डस्ट के साथ ट्रीट कर रहे हैं। सो जिंक डस्ट के साथ ट्रीट करने पे इसका रिडक्शन होगा और रिडक्शन करने के बाद दिस गेट रिड्यूस टू बेंजीन, ठीक है। बेंजीन में रिड्यूस हो गया। अच्छा, उसके बाद बेंजीन में रिड्यूस हो गया तो उसके बाद आप इसको क्लोरोमीथेन के साथ ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है, सॉरी मिथाइल क्लोराइड के साथ, क्लोरोमीथेन दैट इज सिमिलर, एनहाइड्रस Cl3 के प्रेजेंस में। सो इट विल अंडरगो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सो ARES, एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ टॉलिन, राइट। टॉलिन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है ना। अब इस टॉलिन को ट्रीट किया जा रहा है, इसके बाद इस टॉलिन को आप ट्रीट कर रहे हैं अल्कलाइन KMnO4 के साथ। सो अल्कलाइन KMnO4, राइट, विच इज बेयर्स रिएजेंट। अल्कलाइन KMnO4 इज बेयर्स रिएजेंट, ठीक है ना। अब अल्कलाइन KMnO4 दो काम करता है। अगर तो आपका डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, आइसोलेटेड डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, आइसोलेटेड डबल बॉन्ड में डाइहाइड्रोक्सिलेशन करवाता है। लेकिन अगर आपका बेंजाइलिक हाइड्रोजन प्रेजेंट हो तो उस टाइम पे बेंजाइलिक ऑक्सीडेशन करवा देगा। सो यहाँ पे बेंजाइलिक ऑक्सीडेशन होगा और बेंजाइलिक ऑक्सीडेशन होने के बाद दिस CH3 group get oxidized to COOH. So there is formation of benzoic acid basically. So आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है दैट इज बेंजोइक एसिड, ठीक है ना। बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन होगा। अब देखिए इसके बारे में कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आपकी करेक्ट है। पहला ऑप्शन आपके पास है दैट दिस C दैट इज बेंजोइक एसिड जो अपने पास बना, इट हैज 6 sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। कहता है इसमें 6 sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट। वाई? बिकॉज द कार्बन सेंटर ऑफ COH इज आल्सो sp2 हाइब्रिडाइज्ड। सो ओवरऑल वी हैव 7 sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, नॉट 6। सो दिस इज इनकरेक्ट। अच्छा, C गिव्स पॉजिटिव सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। बिल्कुल सही बात है कि बेंजोइक एसिड आपका NaHCO3 के साथ टेस्ट दे देगा, ठीक है ना। ब्रिस्क इफ्रीवेंस आपको CO2 के देखने को मिल जाएंगे। सो ये बात बिल्कुल सही है कि NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ ये टेस्ट दे देता है। तीसरा आपके पास है C इज अ डेरिवेटिव ऑफ बेंजोइक एसिड। नो, C itself is a benzoic acid. And next is C gives iodoform test. No, carboxylic acids does not give iodoform test. So this is also incorrect. So the correct option is option C. Okay, next is we have to match the columns. ठीक है ना, आपको कॉलम मैच करना है तो काफ़ी इजी सा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इस वाले को मैं आपका होमवर्क लिख लेता हूँ। आप चाहो तो मुझे कमेंट्स में भी बता सकते हो कौन किसके साथ मैच करेगा, A1 के साथ या B2 के साथ, किस किस तरीके से मैच करेगा। काफ़ी ईजी है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, खुद से आपको सिर्फ मैच करना है, ठीक है ना। D ब्लॉक का सवाल है आपका KMnO4 और K2Cr2O7 का, बता दीजिएगा, काफ़ी ईजी सा है, ठीक। ओके, नेक्स्ट इज इथेनॉल एंड एसिटिक एसिड, ठीक है जी। डिस्टिंग्विश टेस्ट से आपका सवाल है। अब देखिए इथेनॉल आपके पास है दिस वे, okay, this is ethanol and acetic acid we have this way, ठीक है। आपको ये बताना है कि किन टेस्ट की बेसिस में इनको डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। अब आपको ये पता है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड आपके पास गिवन है ये सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ ब्रिस्क इफ्रीवेंस देगा। सो ब्रिस्क इफ्रीवेंस ऑफ CO2, राइट, ब्रिस्क इफ्रीवेंस ऑफ CO2। सो सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट की बेसिस पे तो इसलिए डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा साथ साथ में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है दैट इथेनॉल जो आपके पास एल्कोहल है, दिस इज द ओनली एल्कोहल विच कैन गिव आइडोफॉर्म टेस्ट एज वेल। क्योंकि आइडोफॉर्म होने के लिए कंडीशन ये होती है कि कार्बन के साथ में जिस कार्बन पे आपका OH ग्रुप प्रेजेंट हो उसी के साथ में आपका मिथाइल ग्रुप लगा हो, तो ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होगी। सिमिलरली कीटोन्स के केसेस में जैसा रहता है आपका अल्फा मिथाइल कीटोन, ये कंडीशन भी आपके आइडोफॉर्म के लिए सेटिस्फाई हो जाती है, तो ये आपका आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। सो ये आपका देगा आइडोफॉर्म टेस्ट और CH3 के आपको येलो पिपिटीज देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। आपको पता है, इसके अगले वाली कहानी आपको पता है। सो आइडोफॉर्म और सोडियम बाइकार्बोनेट दोनों की बेसिस पे इनको डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। सो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट सवाल आपका सोल्यूशन चैप्टर से है अगेन, और ये आपका बेस्ड है हेनरी लॉ पे। अब सवाल में आपके पास एक सोल्यूशन गिवन है जिसमें गैसेज आपके पास हैं चार तरह की गैसेज ABCD, ठीक है ना, 4 तरह की गैसेज दे रखी हैं। और इन गैसेस के KH वैल्यूज़ आपके पास गिवन है। देखिए इन गैसेस के आपके पास KH वैल्यूज़ गिवन है और आपको बताना है कि इस ग्राफ में P और S क्या होगा, ठीक है। तो काफ़ी इजी सा सवाल है। अब आपको पता है फ्रॉम हेनरीज लॉ, जो हेनरीज लॉ आपके पास है, हेनरी लॉ प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इंटू हेनरी कॉन्स्टेंट, ठीक है, KH इंटू काई, ठीक है।
अब जब आप इस कर्व को देखेंगे, इस ग्राफ को देखेंगे, तो ग्राफ में आपके पार्शियल प्रेशर्स वर्सेस मोल फ्रैक्शन दे रखा है, ठीक है ना। अभी जो पार्शियल प्रेशर आपके पास गिवन है, पार्शियल प्रेशर की बेसिस पे इसको सॉल्व कर सकते हैं आप। जिसका पार्शियल प्रेशर जितना ज़्यादा होगा आप देखेंगे उसका KH का वैल्यू उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। सो पार्शियल प्रेशर जिसका जितना ज़्यादा है उसका KH वैल्यू उतना ज़्यादा होगा। सो P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू KH। अब क्योंकि इनके KH वैल्यूज़ दे रखे हैं, तो KH वैल्यूज़ दे रखे हैं, तो पार्शियल प्रेशर की बेसिस पे इनको इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब देखिए, जो आपके सवाल में 4 गैसेस थे, उनमें से चारों के KH वैल्यूज़ आपके पास गिवन हैं। अब दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे, इसका मतलब ये होगा कि आपके पास P गैस वो होगा जिसका KH का वैल्यू सबसे ज़्यादा रहा होगा। तो आप देखेंगे इनमें से सबसे ज़्यादा KH का वैल्यू किसका होगा, सबसे ज़्यादा KH का वैल्यू 30 है, और 30 वैल्यू किसके लिए होगा, A के लिए। सो ऑब्वियसली जो P होगा ये A गैस को कॉरस्पॉन्ड करेगा। और ये जो S आपके पास होगा, क्योंकि S के लिए पार्शियल प्रेशर सबसे कम है, तो इसका KH का वैल्यू भी सबसे कम होगा। और KH का सबसे वैल्यू कम आपको देखने को मिल रहा है ये वाला वैल्यू जो आपका C के लिए कॉरस्पॉन्ड कर रहा है। सो S आपका C होगा। इजी सा सवाल है, लॉजिकल सा सवाल है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो A एंड C, सो ऑप्शन 2 A एंड C इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास है द ओवरऑल रिएक्शन ऑफ मर्क्यूरी सेल। अच्छा, जो मर्क्यूरी सेल आपके पास, जो प्राइमरी मर्क्यूरी सेल आपका होता है, जहाँ पे आप ड्राई सेल पढ़ते हो, लैक्रेंशियस सेल पढ़ते हो, वहीं पे आप मर्क्यूरी सेल भी पढ़ते हो। एनसीईआरटी पे एक गिवन है, इसको ध्यान में रखिएगा। इससे सवाल पहले नहीं बना, पॉसिबल है कि इससे सवाल बनाए, चाहे इसका इलेक्ट्रोलाइट आपको पूछ ले, चाहे मिक्सचर आपको पूछ ले, या चाहे तो आपको इक्वेशन पूछ ले, ओवरऑल बैलेंस्ड इक्वेशन पूछ ले, ठीक है। सो जो मर्क्यूरी सेल का ओवरऑल बैलेंस्ड इक्वेशन है, उसमें आपको देखने को मिलेगा जिंक एमलगम के फॉर्म में, और इसको ट्रीट किया जाता है HgO के साथ, और इट फॉर्म्स ZnO + He। ये बिल्कुल सही ऑप्शन आपका है, दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। सो ये आपका मर्क्यूरी सेल का इक्वेशन आपको ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट इजी सा सवाल है, अगेन इजी सा सवाल है, ठीक है ना, इजी सा सवाल है। एल्कालाइन KMnO4 पे लास्ट टाइम भी सवाल थे, इसको ध्यान में रखिएगा। एल्कीन आपके पास गिवन है, एक साइक्लिक एल्कीन आपके पास गिवन है, और Br2CCl4 की प्रेजेंस में आप ट्रीट कर रहे हैं। सो ऑब्वियस आपका डाइब्रोमिनेशन हो जाएगा। सो आपका डाइब्रोमिनेशन, एंटी डाइब्रोमिनेशन हो जाएगा, यहाँ पे एक Br अटैच कर जाएगा और एक Br यहाँ पे अटैच हो जाएगा, ठीक है। स्टीरियोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो आपके पास बन जाएगा विसिनल डाइब्रोमाइड। सो विस डाइब्रोमाइड आपके पास बनेंगे, विस डाइब्रोमाइड बन जाएगा ना। इस विस डाइब्रोमाइड को जिंक के साथ ट्रीट किया जा रहा है, और जिंक डस्ट के साथ ट्रीट करने पे ये जिंक क्या कर जाएगा, दोनों के दोनों Br को खींच के ले जाएगा, ठीक है। ये आपका एनसीईआरटी पे, सबके सब एनसीईआरटी पे हैं, बस मैंने सीक्वेंस में बना रखे हैं। जब भी विसिनल डाइहैलाइड्स को जिंक के साथ ट्रीट किया जाता है, देयर इज ऑलवेज फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। सो एल्कीन का फॉर्मेशन होगा, अगेन आपके पास वही बनेगा जो स्टार्टिंग में था। तो कुछ इस तरीके से फिर से एल्कीन का फॉर्मेशन आपको देखने को मिल गया, साइक्लोहेक्सीन का फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगा। नाउ दिस साइक्लोहेक्सीन इज ट्रीटेड विद अल्कालाइन KMnO4। नाउ दिस अल्कालाइन KMnO4 जब एल्कीन्स पे इसके साथ रिएक्शन करवाया जाए, इसको बेयर्स रिएजेंट पढ़ते हैं, बेयर्स रिएजेंट, दैट इज कोल्ड डाइल्यूटेड अल्कालाइन KMnO4। और ये बेयर्स रिएजेंट आपका यूज हो जाता है डाइहाइड्रोक्सिलेशन में, सिन डाइहाइड्रोक्सिलेशन में। सो जब आप एल्कीन्स पे एल्कालाइन KMnO4 को ट्रीट करवाओगे, इसके साथ रिएक्शन करवाओगे, तो आपके 2 OH ग्रुप अटैच कर जाएंगे जहाँ पे आपका डबल बॉन्ड था, ठीक है। सो आपके पास बन जाएंगे विस डाइओल्स। सो विस डाइओल्स का फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगा, राइट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ये आपका विस डाइओल बन जाएगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज ओके, नेक्स्ट सवाल आपके पास है, अच्छा सवाल है, मैंने खुद से डिज़ाइन कर रखा है। ये आपकी केमिकल काइनेटिक्स का सवाल है। आपके पास एक रिएक्शन दे रखा है, और इस रिएक्शन में आपको ये बताना है कि अगर रेट आपका 8 फैक्टर से इंक्रीज कर रहा है, और आपका A और B का कॉन्सेंट्रेशन डबल और 4 टाइम किया जा रहा है, तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ठीक है। आप देख रहे हैं जो आपके पास R है, दैट इज इक्वल टू K A⁻X एंड B⁻Y। इसको सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं, एक तो इक्वेशन बना के भी सॉल्व किया जाता है, एक डायरेक्टली आप लॉजिकली इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब सवाल में आपको दे रखा है कि ये जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है, इट बिकम्स 8 टाइम्स इज इक्वल टू K, एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A बिकम्स डबल, सो दैट मीन्स 2 टाइम्स A इसका पावर X, एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B इज क्वाड्रपल्स, तो दिस इज 4 टाइम्स B और इसका पावर Y। अब आपको क्या करना है, आपको बेसिकली इस राइट वाले पोर्शन को आपको कुछ नहीं करना है, इस राइट वाले को इस हिसाब से सॉल्व करना है कि ये लेफ्ट वाले के बराबर आ जाए, कुल मिला के जो फैक्टर है ये 8 के बराबर आ जाए, ठीक है। अब देखिए किस तरीके से आप कर सकते हैं। एक तो तरीका इसको करने का ये होता कि अगर x की जगह पे मैं 1 रखता और y की जगह पे मैं 1 रख लेता, अगर दोनों को मैं फर्स्ट ऑर्डर मान के चलता, तब तो मैं 4 2 ज़ार 8 कर लेता, तो आंसर तो मैच कर जाता। इसका मतलब ऑर्डर अगर सेकंड होता, लेकिन सेकंड ऑर्डर तो दे ही नहीं रखा किसी वाले भी ऑप्शन में। सो अगर सेकंड किसी भी ऑप्शन में नहीं दे रखा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका फ्रैक्शनल ऑर्डर देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखिए किस तरीके से इसको मैं कर सकता हूँ। मान लीजिए अगर मैं इसको इस तरीके से लिख लूँ, दैट इज K
और अगर मैं इस टू, आपको पावर खुद से लगाना, तो आप एक काम कर लीजिए, खुद से पावर्स को पुट करके, अगर इक्वेशन नहीं बनाना चाह रहे हैं तो खुद से पावर्स को पुट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं ऐसा कर लूँ, लेट्स से 2a का पावर 2, मान लीजिए पहले वाले का ऑर्डर में 2 कंसिडर कर लेता हूँ, ठीक है, खुद से मान के चल रहा हूँ मैं कि 2 कंसिडर कर लिया मैंने, ठीक है ना। अब आपको करना क्या है, इस हिसाब से ऊपर पावर में वैल्यू बिठाना है कि ओवरऑल मल्टीप्लाई करने पे 8 आ जाए, ठीक है। एंड देन वी हैव 4b, और मान लीजिए इसका पावर मैं लिख लेता हूँ हाफ, सपोज कर लो मैंने ऐसा लिख दिया, ठीक है ना, सपोज कर लीजिए ऐसा लिख दिया मैंने। अब इसको मैं सॉल्व कर लूँ अगर, सो किसके बराबर जाएगा, ये जाएगा k, एंड दिस विल बी इक्वल टू 4a का पावर 2, सही है, ऐसा ही आएगा, ठीक है। एंड देन इसको अगर मैं ऐसा लिख लूँ 2b का पावर 2, और इस पूरे का पावर आपको कितना देखने को मिलेगा, 1/2, ओके। सो दिस विल बी इक्वल टू k, 4 बाहर निकाल लेता हूँ मैं, k a का पावर 2। अब ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास कितना बचेगा सिंपली, तो आपके पास बच जाएगा 2, और b के पावर में आपका बचेगा 1/2, क्योंकि b का पावर तो कैंसिल आउट नहीं हो रहा है ना, ठीक है। सो ये कितना आ जाएगा, सो मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, सो दिस विल बी इक्वल टू 4 to 8, सो दिस विल बी 8 k, देन a का पावर 2 एंड b का पावर 1/2, ठीक है, हो गया सॉल्व। 8 के बराबर कर दिया आपने, ठीक है ना, 8 आ गया सिंपली। जो जब आपका 8 के बराबर ये आ गया, तो रेट आपका 8 फैक्टर से इंक्रीज कर गया, और a और b का वैल्यू आपको देखना था, तो a का पावर 2 आ गया और b का पावर 1/2 आ गया। सो ओवरऑल ऑर्डर कितना आ जाएगा आपका सिंपली, सो ओवरऑल ऑर्डर विल बी इक्वल टू 2 + 1/2, एंड दिस 2 + 1/2 इज 2.5, 5/2 which is 2.5, so the correct option will be option B, that is 2.5 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो लिटिल बिट कंफ्यूजिंग है, बट सवाल को अप्रोच किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट इज फ्रॉम F block, where it says that the lanthanide metal exhibiting +2 oxidation state and is diamagnetic in nature, ठीक है। डायमैग्नेटिक नेचर का भी होना चाहिए और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होना चाहिए, आपको ये ऑलरेडी पता है, मेमोरी बेस्ड सवाल है, दैट इज यटर्बियम +2। वी नो दैट दिस यटर्बियम +2 इन +2 इट इज 4F14, और 4F14 आपका डायमैग्नेटिक हो जाएगा, ठीक है ना। दो आपका +2 यूरोपियम भी शो करता है, समैरियम भी शो करता है, बट वो डायमैग्नेटिक नहीं होते हैं। सो डायमैग्नेटिक आपका यटेरियम है +2 में, और ऑक्सीडेशन स्टेट +2 शो करेगा और डायमैग्नेटिक होगा, ठीक है, ये इजी सा था। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास फिर से काइनेटिक्स से सवाल है। रेट ऑफ रिएक्शन आपके पास दे रखे हैं डिफरेंट इंटरवल्स पे, डिफरेंट टाइम्स पे, आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है। तो इसमें कोई ऐसा लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा सवाल है आपका। ये जो यूनिट्स दे रखे हैं, इस यूनिट से आप निकाल सकते हैं। अब देखिए रेट के यूनिट्स क्या दे रखे हैं, मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स। ये आपको सिर्फ डराने के लिए दे रखा है, पूरा का पूरा डाटा आपको सिर्फ घुमाने के लिए, डराने के लिए दे रखा है, ठीक है ना। या आप चाहो तो इसको एक और तरीके से अप्लाई कर सकते हो, एक और तरीके से भी इसका एप्लीकेशन होता है, बट आप सिंपली इसको उस तरीके से ना देख के यूनिट देख के भी निकाल सकते हैं। तो एनसीईआरटी पे सवाल गिवन है, ठीक है। सो यूनिट है आपका मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स। सो ये यूनिट आपको किसका देखने को मिल जाएगा, सो ऑब्वियसली जीरो ऑर्डर का, ठीक है ना, जीरो ऑर्डर, ठीक है। सो जीरो ऑर्डर का आपको देखने को मिल जाएगा। अब इसी को करने का दूसरा तरीका ये होता है, अगर रिएक्शन आपका जीरो ऑर्डर है, दैट मीन्स R इज इक्वल टू के एंड ए का पावर 0। सो सिंपली R इज इक्वल टू के। सो आपका जो रेट होगा वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है, वेरी नहीं कर रहा है। जो आपका कॉन्सेंट्रेशन के साथ कोई वेरिएशन देखने को नहीं मिल रहा है, इसलिए आप देखेंगे ऑलमोस्ट जो आपका रेट है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। जो रेट आपका है ये ऑलमोस्ट आपका कांस्टेंट है, तो इस जीरो ऑर्डर के केस में आपको देखने को मिल जाएगा, राइट। ओके, फिर से सवाल एनसीईआरटी को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किया है मैंने, ठीक है। आपको रिएजेंट्स आइडेंटिफाई करने हैं, और आई एम श्योर कि रिएजेंट्स पे सवाल बनेगा, इस बार भी रिएजेंट्स पे सवाल बनेगा। ओके, क्लोरोबेंजीन एल्काइल हैलाइड से सवाल है, ठीक है ना, एल्काइल हैलाइड्स एनसीईआरटी से है, सवाल बाहर से नहीं है, एनसीईआरटी से ही सवाल है। एल्काइल हैलाइड से सवाल है, क्लोरोबेंजीन दे रखा है, इस क्लोरोबेंजीन को किसी एक्स के साथ ट्रीट किया जा रहा है 623 केल्विन और 300 ATM प्रेशर पे, तो ऑब्वियस है। या जब एराइल हैलाइड्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, वहाँ पे आप इस पोर्शन को पढ़ेंगे, ठीक है ना। सो दिस इज डाउस प्रोसेस, आपको अगर ध्यान में होगा, दिस इज डाउस प्रोसेस, पहला ही आपका डाउस प्रोसेस है। और डाउस प्रोसेस में क्या किया जाता है, क्लोरोबेंजीन को विग्रस कंडीशंस में, ड्रास्टिक कंडीशंस में ट्रीट किया जाता है बेस के साथ, NaOH के साथ, और बेस के साथ ट्रीट करने पे आपका फिनोक्साइड बन जाएगा कुछ इस तरीके से, सोडियम फिनोक्साइड, दैट इज ONA। और उसके बाद इस सोडियम फिनोक्साइड का जब आप हाइड्रोलिसिस करेंगे, सोडियम फिनोक्साइड का हाइड्रोलिसिस करने के बाद आपके पास
फिनोल का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ फिनोल। नाउ दिस फिनोल, इस फिनोल को किसी जेड के साथ ट्रीट करके आपके पास 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनोल बन रहा है, तो ऑब्वियस है इसका ब्रोमिनेशन क्या होगा, और ब्रोमिनेशन भी क्या होगा, पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में। ये बहुत इंपॉर्टेंट, पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में। नॉन पोलर में आपको सिर्फ ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट देखने को मिल जाएगा, बट पोलर की प्रेजेंस में आपको देखने को मिल जाएगा 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनोल। हर एक पॉसिबल पोजिशन पर आपका ये कंबाइन कर जाएगा। सो आपका NaOH, सो किस ऑप्शन के साथ आप मैच कर पा रहे हैं इसको देखिएगा, ये आपका मैच कर जाएगा लास्ट ऑप्शन के साथ, ठीक है ना, बिल्कुल लास्ट ऑप्शन। आपके पास ऑप्शन सिर्फ 2 ही मैच कर रहे थे, अगर आप पूरे ऑप्शंस को ध्यान में रख लेते ना, पूरे ऑप्शंस में तो आपका सिर्फ पहला और लास्ट ही मैच कर रहा है, क्योंकि ये तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में रखा है, ठीक है ना। ये वाला भी आपका एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, बट वाटर से बेहतरीन नहीं है, ठीक है। सो आपका जो ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन 4, ठीक है। दूसरे वाले पे टिक मत कीजिएगा, वाटर नहीं चाहिए आपको सोडियम फिनोक्साइड को अगर फिनोल में कन्वर्ट करना है तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, ड्राई HCl लगाना पड़ेगा, सॉरी ड्राई नहीं, एक्वस HCl लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो H3O पॉजिटिव जो मैंने लिख रखा है, इसका मतलब ये है कि एक्वस HCl ले रखा था आपने, क्योंकि H पॉजिटिव ही तो है, H पॉजिटिव ही से तो आपका H3O पॉजिटिव जनरेट होने वाला है वाटर के साथ रिएक्शन करने के बाद, ठीक है। सो एक्वस HCl, सो ऑप्शन डी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, नेक्स्ट आपके पास, ठीक है, IUPAC नाम बताना आपको प्रोडक्ट का। देखिए किस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। वी हैव फिनाइल मिथाइल कीटोन, ओके, सो वी हैव दिस वे, कॉमन नेम दे रखा है, वी हैव फिनाइल मिथाइल कीटोन, ठीक है। फिनाइल मिथाइल कीटोन हमने बना लिया। अब इसको जिंक एमलगम के साथ ट्रीट किया जा रहा है HCl की प्रेजेंस में, सो ऑब्वियस से क्लेमेंसन रिडक्शन किया जा रहा है, ठीक है। सो क्लेमेंसन रिडक्शन किया जा रहा है, एंड इन क्लेमेंसन रिडक्शन दिस C डबल बॉन्ड O गेट रिड्यूस टू CH2। सो अगर इस CH2 में रिड्यूस हो जाएगा, सो वी हैव दिस CH2 एंड CH3, सो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ इथाइल बेंजीन, वेरी सिंपल, ठीक है। एंड आफ्टर दैट इट इज सब्जेक्टेड टू नाइट्रेशन, उसके बाद इसका नाइट्रेशन किया जा रहा है, एंड वी नो दैट दिस इथाइल ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन नेचर, सो द नाइट्रेशन ऑफ इथाइल बेंजील विल प्रोड्यूस पैरा नाइट्रो, दिस इज CH2 CH3 इथाइल बेंजीन, ठीक है। सो पैरा पे नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा आपका, ठीक है ना। सो ये पैरा पे आपका आ जाएगा, पैरा पे आपका नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा, तो ये बन जाएगा आपके पास पैरा नाइट्रो इथाइल बेंजीन, आपके पास फॉर्म बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आयरन और HCl की प्रेजेंस, आयरन और HCl के साथ इसको ट्रीट किया जा रहा है। अब आपको ये पता है कि Fe और HCl के साथ ट्रीट करने पे NO2 गेट रिड्यूस टू NH2, सो वी हैव दिस C2H5 इथाइल, लिख लेता हूँ इसको मैं सिंपली अब, ठीक है, एंड दिस विल गेट रिड्यूस टू NH2, ओके। एंड आफ्टर दैट एल्केलाइन KMnO4 के साथ फिर से, ठीक है, KMnO4 के साथ बेसिक मीडिया में ट्रीट किया जा रहा है, और KMnO4 के साथ जब बेसिक मीडिया में ट्रीट कर लेंगे तो ये क्या कर लेगा, ये कर लेगा बेंजाइलिक ऑक्सीडेशन, और ये C2H5 जो आपका है, दिस C2H5 गेट ऑक्सीडाइज टू COOH, सो ये COH में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड दिस इज NH2 एज सच, ठीक है। सो आपके पास फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, एंड दिस फाइनल प्रोडक्ट इज पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड, सो दिस इज सिंपली पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड और 4 अमाइनो बेंजोइक एसिड, ठीक है। सो आपके पास बन जाएगा 4 अमाइनो बेंजोइक एसिड, 4 लिखना ज़्यादा प्रेफर करेंगे, तो मैं 4 लिख लेता हूँ साथ में। सो दिस इज 4 अमाइनो बेंजोइक एसिड, करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास है द रिएजेंट कैपेबल ऑफ कन्वर्टिंग साइक्लोहेक्सेनोन टू एन इथाइल साइक्लोहेक्सेन अमीन, ठीक है। साइक्लोहेक्सेनोन आपके पास दे रखा है, तो मैं साइक्लोहेक्सेनोन बना लेता हूँ। सो वी हैव दिस वे साइक्लोहेक्सेनोन, और इस साइक्लोहेक्सेनोन को आपको कन्वर्ट करना है एन इथाइल साइक्लोहेक्सेन अमीन में, ठीक है। अब अमीन्स में अगर आपको इसको कन्वर्ट करना है तो ऑब्वियस है आपके पास जो कीटोन रहा होगा इस पे आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करना पड़ेगा, ठीक है। सो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन किस तरीके से होगा, देखिए इसी में एक ही ऑप्शन में देखने को मिल रहा है मेरे को, अमीन किसी और ऑप्शन में नहीं मिल रहा आपको, ठीक है। सो अगर आप इसको ETNH2 के साथ, दैट इज इथाइल अमीन के साथ अगर इसको ट्रीट कर दें, सो देयर इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन अलॉन्ग विद एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। सो वाटर मॉलिक्यूल हटेगा, ये जो आपका H2 था, यहाँ से H2 और यहाँ से O, वाटर मॉलिक्यूल हट गया, -H2O, और ये जो आपका पोर्शन बचा, ये पोर्शन आपका इस कार्बन के साथ अटैच कर जाएगा डबली बॉन्डेड फॉर्म में। सो ये डबल बॉन्ड ऐसे ही था, और यहाँ पे आपका नाइट्रोजन आ जाएगा, और साथ में इसके इथाइल ग्रुप आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। सो इसके बाद आपने रिडक्शन कर रखा है, सो इसके बाद H2PT लगा रखा है, सो H2PT रिडक्शन कर रखा है। जब रिडक्शन करेंगे तो आपको ऑब्वियसली जो आपका डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड आपका रिड्यूस कर जाएगा। सो डबल बॉन्ड रिड्यूस करने के बाद यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा और एक नीचे, सो वी हैव दिस NH एंड देन वी हैव ET। सो ये आपके पास फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, और यही फाइनल प्रोडक्ट आपको बता रखा है, ठीक है। सो ये फाइनल प्रोडक्ट आपके पास क्या होगा, एन इथाइल, एंड एन इथाइल के बाद आपको साइक्लोहेक्सेन अमीन देखने को मिलेगा, बिल्कुल 2 डिग्री का अमीन मिल जाएगा, एन इथाइल साइक्लोहेक्सेन अमीन। सो ऑप्शन बी इज
करेक्ट ऑप्शन, इजी सा सवाल था आपका, ठीक है ना। कीटोन्स में जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हैं अलॉन्ग विद एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, उन रिएक्शंस में आपका ये देखने को मिल जाता है, ठीक है। स्किफ बेस वाले में, जहाँ पे आप स्किफ बेस पढ़ते हो ना, वहीं पे आपको ये देखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट इज द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ BF3. BF in case of BF3 is 646 kilojoule per mole, whereas the CF in case of CF4 is okay 515. ओके, ठीक है। सो सवाल आपके पास ये है, सो बेसिकली सवाल आपके पास ये है कि जो BF3 आपके पास है, ये जो आपके पास BF3 है, इस BF3 का जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोरॉन और फ्लोरीन का है एज कंपेयर टू CF4, ये जो CF4 आपका है, इस क्लोरीन कार्बन और फ्लोरीन के बीच का जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो कम है, बट बोरॉन और फ्लोरीन के बीच का जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो ज़्यादा। ऐसा क्यों? अब यही सवाल मैंने ऊपर भी सॉल्व करवाया था, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि फ्लोरीन पे जो लोन पेयर होंगे वो लोन पेयर बैक डोनेट होंगे इस बोरॉन के एम्प्टी पी ऑर्बिटल में, और बैक डोनेशन की वजह से, इसके बैक डोनेशन लोन पेयर्स की वजह से जो आपका बैक बॉन्डिंग देखने को मिलेगा, इस बैक बॉन्डिंग की वजह से यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। सो यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने की वजह से बोरॉन और फ्लोरीन का बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, ठीक है। बॉन्ड लेंथ तो घट ही रहा है और बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। सो लेविस बेसिकली इसका लेविस एसिड कैरेक्टर भी घटेगा, जो हम ऊपर अभी देखा था हमने, ठीक है। सो ये इंटरेक्शंस की वजह से है जो बोरॉन और फ्लोरीन के बीच में होंगे, ठीक है ना। यहाँ पे ऑप्शन बी में जो दे रखा है, देखते हैं क्या दे रखा है। कहते हैं सिग्निफिकेंट पी पाई इंटरेक्शंस, ठीक है। बताइए इसका पी पाई, बिल्कुल सही, इसका पी ऑर्बिटल, और ऑब्वियस है इसका भी पी ऑर्बिटल, ठीक है ना। जो बॉन्ड बनेगा वो पाई बॉन्ड है, समझ रहे हैं। और ये जो पाई बॉन्ड बनेगा ये बोरॉन के पी ऑर्बिटल और फ्लोरीन के पी ऑर्बिटल के ओवरलैप की वजह से बनेगा। सो सिग्निफिकेंट पी पाई इंटरेक्शन बिटवीन बोरॉन एंड फ्लोरीन इन केस ऑफ BF3 एंड नो सच इंटरेक्शंस इन CF4। और CF4 में ऐसा कोई इंटरेक्शन देखने को नहीं मिलता क्योंकि कार्बन के पास पी ऑर्बिटल खाली नहीं होगा। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। बिल्कुल लॉजिकल सा और काफ़ी ईजी सा सवाल था। इनऑर्गेनिक का सवाल है आपका। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है इक्विलिब्रियम से। अगेन आपके पास एक रिएक्शन दे रखा है और इस रिएक्शन में AB से A और B बन रहा है 30 डिग्री सेल्सियस पे, एंड KP का वैल्यू आपको दे रखा है, ठीक है। KP का वैल्यू आपके पास गिवन है। इफ द टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इज 1 atm, टोटल प्रेशर भी दे रखा है आपको, डिसोसिएशन बताना है, परसेंटेज डिसोसिएशन आपको फाइंड आउट करना है AB का, ठीक है। अब परसेंटेज डिसोसिएशन आप कैसे फाइंड आउट करेंगे AB का, ध्यान में रखिएगा। इतना कोई बड़ा लॉजिक नहीं लगना है सवाल में, काफ़ी ईजी सा सवाल है, ठीक है ना। देखिए इजी कैसे, अब आपको ये पता है कि जो आपका डिसोसिएशन है, जो परसेंटेज डिसोसिएशन, अब डिसोसिएशन निकाल लीजिए, परसेंटेज डिसोसिएशन निकल जाएगा। वी नो दैट दिस K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर, ठीक है, ये आपको पता है, K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर, ठीक है ना। इतनी चीज़ आपको पता है। अब क्योंकि प्रेशर के टर्म्स में बात कर रहा है कि मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, अगर प्रेशर के टर्म्स में बात कर रहा है, देखिए इसको मैं और इजी करके कैसे लिख लूँगा। सो मैं लिख लूँगा KP इज इक्वल टू, अब मैं कॉन्सेंट्रेशन ना लिख के प्रेशर लिख लूँगा क्योंकि प्रेशर के टर्म्स में बात कर रहा है। सो दिस विल बी इक्वल टू P अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। मैंने नहीं लिखा हुआ, आपको पता, अंडरस्टूड बात है, वो 1 माइनस अल्फा इसलिए नहीं लिखा मैंने क्योंकि डिसोसिएशन इतना कम होगा कि 1 के बराबर ही अप्रॉक्सीमेटली आ जाता है। सो सिंपली KP इज इक्वल टू P अल्फा स्क्वायर, ठीक है। कुछ नहीं किया मैंने, कोई लंबा मेथड नहीं लगाया, मेरे को ये पता है कि K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। 1 माइनस अल्फा को मैंने 1 के बराबर कर दिया, सिंपली K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर। अब क्योंकि प्रेशर के टर्म्स में बात कर रहा है तो मैं लिख लेता हूँ KP इज इक्वल टू P अल्फा स्क्वायर, ठीक है। इतना सा मैंने लिख दिया। अब KP का वैल्यू सवाल में गिवन है, आपको अल्फा निकालना है। बताइए यहाँ से अल्फा कितना आ जाएगा। सो अल्फा विल बी इक्वल टू, अल्फा स्क्वायर लिख लीजिए, अल्फा स्क्वायर विल बी इक्वल टू KP अपॉन P। अब प्रेशर आपके पास टोटल 1 दे रखा है और KP का वैल्यू दे रखा है, सो दिस विल बी इक्वल टू 2.56 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू -2 अपॉन टोटल प्रेशर 1 के बराबर, ठीक है। सो अल्फा कितना आ जाएगा, सो अल्फा विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2.56 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू -2। सो इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा 0.16, और आपको परसेंटेज निकालना है, सो मल्टीप्लाई बाई 100 कर दूंगा, दिस इज सिंपली इक्वल टू 16%। बिल्कुल बिल्कुल सीधा साधा सवाल, बिल्कुल सिंपल सा सवाल, सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगा लिया, कोई टफ नहीं है, ठीक है ना। सो 16% आपका आंसर बन जाएगा, सिंपली 16%, राइट। ओके, नेक्स्ट आपके पास है द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग एनाइंस। आपको एनाइंस का डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। अब एनाइन को स्टेबलाइजेशन कब मिलेगा, एनाइन का स्टेबलाइजेशन, सो जो एनाइंस आपके पास हैं, एनाइंस आर स्टेबलाइज्ड बाय द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ GOC, दैट इज इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I -H एंड -R, -H एंड -R, ठीक है।
अब पहले वाले ऑप्शन में जो नेगेटिव चार्ज है, इस नेगेटिव चार्ज में आप देखेंगे जो OCH3 आपके पास प्रेजेंट है, ये OCH3 क्या कर लेगा, माइनस आई लगाएगा, ठीक है, माइनस आई लगा के चल रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे भी माइनस आई लगेगा, ठीक है ना, और ये OCH3 पैरा पे भी क्या लगा लेगा, माइनस आई लगा लेगा। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट बात ये, that in case of this second option, when this OCH3 is present at meta position, the only GOC effects that can operate is inductive। यहाँ पे सिर्फ इंडक्टिव ऑपरेट कर सकता है, ओनली माइनस आई, ठीक है, आपको पता है। बट ऑर्थो और पैरा पे आपका माइनस आई भी ऑपरेट करेगा, क्योंकि इसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है, लोन पेयर डोनेट करेगा तो प्लस आर भी ऑपरेट करेगा, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ पे माइनस आई और प्लस आर दोनों ऑपरेट करेंगे, ठीक है। अब आपको ये पता है कि प्लस आर जो आपका है वो एनायन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा, तो इसका मतलब ये होगा कि जहाँ पे सिर्फ माइनस आई लग रहा है वो सबसे स्टेबल होगा। तो सबसे स्टेबल आपका सेकंड ऑप्शन वाला, जिसका मतलब पहला और दूसरा तो कट गया, ठीक है ना, तो सेकंड सबसे स्टेबल होगा। अब उसके बाद आपको ये देखना है कि थर्ड और पहले में से स्टेबल कौन होगा। अब प्लस आर इधर भी लग रहा है, प्लस आर उधर भी लग रहा है, अब माइनस आई की बेसिस पे लेके चलिएगा। अब आपको ये पता है कि ऑर्थो पे है और ऑर्थो पे डिस्टेंस कम है, और आपको ये भी पता है कि अगर डिस्टेंस कम होगा तो उस टाइम पे इंडक्टिव स्ट्रांग होगा, उस टाइम पे आई स्ट्रांग होगा, ठीक है। सो माइनस आई स्ट्रांग पहले वाले केस में लगेगा, तो उसके बाद वन ऑप्शन होगा और उसके बाद आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। सो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। ये बिल्कुल सिंपल सा सवाल था, लेकिन बच्चा फंसता कहाँ पे यहाँ पे कि मान लीजिए पहले और तीसरे में कन्फ्यूजन बैठ जाए तो कहीं तीसरे में पुट ना कर दे। तो तीसरे वाले में इंडक्टिव कम लगेगा क्योंकि आपका पैरा पोजिशन पे है प्रेजेंट, बहुत दूरी पर प्रेजेंट है, बट पहले वाले में क्योंकि ऑर्थो पे प्रेजेंट है तो माइनस आई स्ट्रांग लगेगा। सो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर हो जाएगा, राइट। और नेक्स्ट इज बोथ एल्कोहल एंड फिनोल आर सॉल्युबल इन NaOH। दिखने में बहुत इजी लग रहा है लेकिन सवाल अच्छा है, ठीक है। तो स्टेटमेंट आपका गलत है। सो गलत स्टेटमेंट क्यों है, क्योंकि फिनोल आपका एसिडिक नेचर का है और इतना अच्छा एसिड है कि NaOH में डिजोल्व हो सकता है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है। बट एल्कोहल इतना अच्छा एसिड नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है एल्कोहल की तुलना में स्ट्रॉन्ग लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, एल्कोहल की तुलना में मैं स्ट्रॉन्ग लिख रहा हूँ, ठीक है। लेकिन ये जो आपके पास था, ये आपके पास एल्कोहल आपके पास वीक एसिड है, वीक एसिड। सो ये इनसॉल्युबल इन NaOH, दिस इज इनसॉल्युबल इन NaOH, ये NaOH में इनसॉल्युबल है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट आपका गलत है। नेक्स्ट इज एल्कोहल एंड फिनोल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय एजोडाइटेस्टोन, दिस इज करेक्ट, व्हाई, बिकॉज दिस फिनोल कैन बी इजिली डिस्टिंग्विश्ड बाय एजोडाइटेस्ट, वेयर दिस फिनोल इज ट्रीटेड विद बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। जब बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड के साथ आप इसको ट्रीट करेंगे, डायजो कपलिंग होगा एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ डाई, दैट इज पैराहाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, राइट, दिस वे पैराहाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, ऑरेंज कलर का डाई आपका बन जाता है। और एल्कोहल में ऐसा कुछ रिएक्शन देखने को नहीं मिलता। तो दूसरा आपका स्टेटमेंट सही है बट पहला स्टेटमेंट गलत है, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर बताना है। अब बताइए, इस सब का IUPAC नॉमेनक्लेचर आपको बताना है तो आपको सबसे हाई प्रायोरिटी वाला ग्रुप देखना पड़ेगा, और सबसे हाई प्रायोरिटी वाला ग्रुप आपका कीटोन है, तो ऑब्वियस नंबरिंग यहीं से करेगा। सो 1 2 3 और उसके बाद आप आगे जाना प्रेफर करेंगे सिंपली। सो दिस इज 4, दिस इज 5 6 एंड 7, डबल बॉन्ड की तरफ जाना प्रेफर कर लेंगे हम, ठीक है। अब आपका जो साइड ग्रुप बच गया वो क्या क्या बच गया, देखिए साइड ग्रुप आपका बच गया, दिस इज विनाइल और इथिनाइल। सो आपका इथिनाइल साइड ग्रुप बच गया, ठीक है ना, इथिनाइल, या इसको विनाइल भी लिखा जाता है। देन वी हैव दिस हाइड्रोक्सी, ठीक है। देन वी हैव दिस इथाइल ग्रुप, सी आपका आ जाएगा इथाइल ग्रुप, ओके। अब अल्फ़ाबेटिकली चलिएगा, अल्फ़ाबेटिक चलने के बाद आप इजिली इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप बताइए इन सब में से अब अल्फ़ाबेटिकली जब चलेंगे तो अल्फ़ाबेटिकली आपको सबसे पहले क्या देखने को मिलेगा। सो सबसे पहले अपने को देखने को मिल जाएगा इथिनाइल, ठीक है ना, क्योंकि ETH और उसके बाद E है और यहाँ पे ETH के बाद Y है। सबसे पहले इथिनाइल आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले इथिनाइल आ गया तो मैंने हाइड्रोक्सी भी काट दिया, और बिल्कुल बाकी तीनों में इथेनाइल सबसे पहले, और इथेनाइल किस तीसरी पोजीशन पे है, ठीक है। सो 3 इथेनाइल आ गया, बिल्कुल सही यहाँ तक। अब उसके बाद हाइड्रोक्सी 4 पे है, तो 4 पे हाइड्रोक्सी है तो ये भी कट गया और ये भी कट गया। 4 पे हाइड्रोक्सी था ना, ठीक। अच्छा सॉरी, उसके बाद इथेनाइल के बाद इथाइल तो है, हाइड्रोक्सी उसके बाद है, ठीक है ना। सो उसके बाद 5 पे इथाइल आ गया आपका। सो 5 पे इथाइल यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, ठीक है। इसने हाइड्रोक्सी पहले लिखा हुआ तो ये कट गया, क्योंकि हाइड्रोक्सी अल्फ़ाबेटिकली पहले नहीं आएगा, वो बाद में आएगा। अब उसके बाद 4 पे हाइड्रोक्सी, सो 4 पे हाइड्रोक्सी यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, बिल्कुल सही, यहाँ तक तो बिल्कुल सही चल रहा है, ठीक है। उसके बाद 7 कार्बन एटम है तो हेप्ट आ जाएगा, लेकिन बिल्कुल इसमें इस पूरे जो आपके पास गिवन कंपाउंड है, इस कंपाउंड में एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, और जब एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड आपके पास प्रेजेंट हो, देखिएगा डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, उस टाइम पे आपका जो वर्ड रूट है
उस टाइम पे जो आपका वर्ड रूट है, वर्ड रूट के लास्ट पे आप ए लगाना प्रेफर करेंगे, ठीक है ना। अब हेप्ट ना लिख के हेप्टा लिखना चाहेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हेप्टा लिखा हुआ, ऊपर वाले में हेप्ट लिखा हुआ है, तो ऊपर वाला गलत हो जाएगा। सो हेप्टा, और उसके बाद 3 पे और 5 पे डाई इन आ जाएगा, और उसके बाद 2 पे ओन आ जाएगा। सो बिल्कुल सही आपका ऑप्शन डी देखने को मिल जाएगा, राइट। सो द करेक्ट नोमेनक्लेचर ऑफ दिस कंपाउंड विल बी 3 इथेनाइल 5 इथाइल 4 हाइड्रोक्सी हेप्टा 3,5 डाई इन 2 ओन। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास है आपको एरोमेटिक कंपाउंड्स देखने हैं। एरोमेटिक पे लास्ट ईयर सवाल नहीं था, बट लास्ट से लास्ट ईयर सवाल था, ठीक है ना। 24 में नहीं था, 23 में सवाल था, 22 में भी सवाल था। कंटिन्यूटी में 2-3 सालों से सवाल इस पे आ रहे थे, बस बीच में 2024 में सवाल नहीं डाला गया। सो एरोमेटिक कंपाउंड्स आपको देखने हैं, इनमें से कौन से पेयर एरोमेटिक कंपाउंड्स होंगे, ठीक है। अब देखिए, ये जो आपके पास गिवन स्पीशी पहला वाला है, दैट इज साइक्लोप्रोपिनाइल एनाइन जो दे रखा है, इट कंटेन 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये तो हो गया, तो कट गया, इधर ही काट सकता हूँ। पेयर देखना है ना आपको, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन तो एंटी एरोमेटिक हो गया। 2 ही एरोमेटिक था, ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये एरोमेटिक था, बट पिछले वाला एंटी एरोमेटिक है, ठीक है। सो मैं लिख लेता हूँ इसको साथ में, दिस इज एंटी एरोमेटिक एंड दिस वन इज एरोमेटिक, लेकिन आपको पेयर देखना था, तो ऑप्शन 1 कट गया। अच्छा, ऑप्शन बी में आपका बेंजीन रखा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ऑब्वियसली एरोमेटिक नेचर का है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज बेंजाइन, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज बेंजाइन, and benzene is aromatic in nature, only 6 pi electrons participate in conjugation, this is aromatic in nature, remember this option is very true, this option is correct। और एक और चीज़ साथ में मैं बता देता हूँ आपको कि ये जो बेंजाइन आपका है, इस बेंजाइन में ये जो एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड आपको देखने को मिल रहा है, ये एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड आपका sp2 और sp2 के ओवरलैप की वजह से बना है। बेंजीन में sp2 ओवरलैप की वजह से ये एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड बना है, और ये ओवरलैप आपका वीक होता है, और इस वीक ओवरलैप की वजह से ये जो बेंजाइन आपका होगा, ये बेंजाइन रिएक्टिव होगा या अनस्टेबल होगा, ये रिएक्टिव होगा या अनस्टेबल होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, ऐसा इसलिए क्योंकि जनरली एरोमेटिक कंपाउंड आपके स्टेबल होते हैं, बट ये जो एरोमेटिक कंपाउंड आपको देखने को मिल रहा है अनस्टेबल, ठीक है ना। सो बेंजाइन अनस्टेबल आपका है या रिएक्टिव है, क्योंकि यहाँ पे जो sp2 और sp2 के इंटरेक्शन की वजह से जो नया पाई बॉन्ड बना है, दैट पाई बॉन्ड इज वेरी वीक। सो वीक होने की वजह से ये टूट सकता है, बट है ये एरोमेटिक नेचर का, क्राइटेरियाज फॉलो हो रहे हैं सबके सब, ठीक है ना। सो ये ऑप्शन आपका करेक्ट था। अच्छा, ऑप्शन थर्ड में देख लेते हैं, यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज एंटी एरोमेटिक इन नेचर, एंड दिस इज हैविंग 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, कार्बोकेटाइन है, दिस इज एरोमेटिक इन नेचर, और ऑब्वियसली कार्बोकेटाइन है तो फिर से अनस्टेबल होगा, लाइक अनस्टेबल इस हिसाब से होगा कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर लेगा, जल्दी से रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहेगा, ठीक है ना। सो ये आपका एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक ये ऑप्शन भी कट गया आपका, ठीक है ना। लास्ट वाले में वी हैव दिस साइक्लोपेंटा डाइइनाइल एनाइन, ठीक है, और इसमें आपको 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिल रहे हैं। आप 6 पाई कैसे होंगे ये ध्यान में रखिएगा, दिस नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन कार्बन सेंटर इज आल्सो पार्टिसिपेटिंग इन डिलोकलाइजेशन, सो इन टोटल वी हैव 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, राइट। एंड दिस the next species it also contains 6 pi electrons, and this is also aromatic in nature since this center is sp2, so there is complete conjugation in this molecule. The Huckel rule is being followed since 6 pi electrons are present, every center is sp2, this molecule is cyclic, this molecule is planar, so it is following all the criteria of aromaticity, so this option is also aromatic, so ये पेयर भी आपका aromatic होगा, ठीक है ना। सो इन चारों में से ये ऑप्शन बी और ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा, सो एक से ज़्यादा ऑप्शन सही थे। Now the next one is energy of 2s orbital of hydrogen is greater than that of 2s orbital of lithium, ठीक है। अब देखिएगा, आपको एनर्जी का फॉर्मूला ध्यान में होना चाहिए। अब देखिए, एनर्जी आप कैसे फाइंड आउट करते हैं, फॉर्मूला आपको पता है तो सवाल हो गया, ठीक है ना, सवाल काफ़ी ईजी सा है। अब आपको ये पता है कि एनर्जी ऑफ एनी शेल एन विल बी इक्वल टू ई नॉट, और जो भी वैल्यू आप पुट करना चाहें, -13.6 या -1312 जो भी आप पुट करना चाहें, बट क्योंकि अभी उस तरीके से सवाल तो है नहीं, तो आपको सिंपली ये पुट करना पड़ेगा इंटू z² अपॉन n², ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला, विदाउट यूनिट्स लिख रहा हूँ मैं क्योंकि मैंने ई नोट को पुट नहीं किया। अब इस पूरे में आप ये ध्यान में रखेंगे दैट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z, एक बात तो ये दैट टू स्क्वायर से, दैट टू स्क्वायर इट वेरीज विद स्क्वायर, एंड दूसरा पॉइंट ये है दैट एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, ठीक है ना। स्क्वायर साथ में चाहो तो मैं लिख लेता हूँ, ठीक है ना। अब पहला स्टेटमेंट आपके पास ये है कि जो एनर्जी 2s ऑर्बिटल का हाइड्रोजन का होगा वो ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू 2s ऑर्बिटल ऑफ लिथियम। अब देखिए, आपके पास n का वैल्यू दोनों में सेम दे रखा है, ये बात समझिए, आपका n का वैल्यू दोनों में सेम दे रखा है, ठीक है ना। अब वैरी करेगा z, और आपको ये पता है कि अगर z वैरी करेगा तो लिथियम का z ज़्यादा होता है, लिथियम का एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन से ज़्यादा होता है, इसका मतलब ये होगा कि अगर z ज़्यादा है तो एनर्जी भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है, क्योंकि लिथियम का z हाइड्रोजन के z से ज़्यादा होता है। अगर n वैल्यू दोनों का सेम है तो z वैल्यू डिसाइड करेगा एनर्जी को, और लिथियम का एनर्जी ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। अच्छा, दूसरा स्टेटमेंट यह है कि एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स इन सेम सबशेल डिक्रीजेस
विद डिक्रीज इन एटॉमिक नंबर। ठीक है, अगर आप ऑर्बिटल्स की बात करेंगे सेम सबशेल में, ठीक है ना, सेम सबशेल में ऑर्बिटल्स की एनर्जी की बात कर लेंगे। जैसे एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, या इवन जो एग्जांपल दे रखा है उसी को देख लीजिए आप, उसी हिसाब से देख सकते हैं। ठीक है ना, अब देखिए ऑर्बिटल का एनर्जी डिक्रीज करेगा सबशेल्स में विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, तो बिल्कुल सेम ही है। सही लिखा तो रखा आपने यहाँ पे, ये भी लिख रखा है कि जैसे जैसे शेल वैल्यू बढ़ेगा, जैसे जैसे शेल वैल्यू बढ़ेगा वैसे वैसे एनर्जी घटेगा। ठीक है, जैसे जैसे एटॉमिक, अच्छा सॉरी, विद इंक्रीज इन, एक सेकेंड, एटॉमिक नंबर मेंशन है ना, एटॉमिक नंबर, ओ ओके 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 ओके, आई गॉट इट। एक्चुअली मैं आपको साइन को ध्यान में रखते हुए चलना है। ठीक है ना, मैं समझ गया सवाल में क्या रखा है। ठीक है ना, देखिएगा आपको जो मैंने ऊपर वाला स्टेटमेंट पढ़ा है ना, एक्चुअली मैंने स्टेटमेंट ही गलत पढ़ा है, मैंने स्टेटमेंट गलत पढ़ लिया। ठीक है, अब देखिए आपको नेगेटिव साइन को ध्यान में रख के चलना है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, उसको थोड़ा सा इस तरीके से लिख लेता हूँ, दैट इज लेट्स से -13.6 इंटू जेड स्क्र अपॉन एन स्क्र। ठीक है, -13 माइनस, बस माइनस ध्यान में रख लीजिएगा आप। ठीक है ना, आपको माइनस ध्यान में रखना था, तब जाके सॉल्व हो जाएगा। जो डाटा लिख रखा मैंने वो बिल्कुल सही है, बस साइन को ध्यान में रखते चलना था। ठीक है ना, अब देखिए साइन को ध्यान में रखते हुए अगर मैं चलूँ, अब आपको ये पता है कि लिथियम का जो जेड वैल्यू है वो ज़्यादा है, इसका मतलब ये होगा कि जो वैल्यू आएगा, जो लिथियम के केस में वैल्यू आएगा, देखिए जो लिथियम के केस में, जो लिथियम के 2s के केस में वैल्यू आएगा वो आएगा मोर नेगेटिव। सही है, क्योंकि जेड का वैल्यू ज़्यादा है और आपका ऑलरेडी नेगेटिव में एनर्जी चल रहा है, तो ये मोर नेगेटिव होगा, और मोर नेगेटिव का मतलब होगा लेस। जो नेगेटिव में जितना ज़्यादा होगा उतना कम होगा। ठीक है ना, एनर्जी कम हो जाएगा। लेकिन हाइड्रोजन के केस में अगर आप लेके चलें, तो हाइड्रोजन के केस में ये वैल्यू कम नेगेटिव रहेगा। सही है, बात समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने इसको गलत पढ़ लिया, आई एम सॉरी फॉर दैट, मैंने इसको स्टेटमेंट को ही गलत पढ़ा है पूरे को, आपको नेगेटिव साइन को ध्यान में रख के चलना है। तो जेड का वैल्यू लिथियम के केस में ज़्यादा होगा, जेड का वैल्यू अगर ज़्यादा होगा तो जो आपका एनर्जी है वो ज़्यादा नेगेटिव आएगा, और ज़्यादा नेगेटिव का मतलब एनर्जी कम आएगा। ठीक है ना, ज़्यादा नेगेटिव का मतलब कम ही होगा, जो नेगेटिव में जितना ज़्यादा होगा वो कम होगा। और हाइड्रोजन के केस में ये लेस नेगेटिव होगा, और लेस नेगेटिव का मतलब होगा मोर, ग्रेटर। ठीक है, यही स्टेटमेंट 1 में लिखा था कि जो एनर्जी 2s ऑर्बिटल हाइड्रोजन का है वो ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू 2s ऑर्बिटल ऑफ लिथियम। हाँ, स्टेटमेंट तो सही है, बस पढ़ने में थोड़ा गलत आया था, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, क्यों, क्योंकि लिथियम के केस में वैल्यू नेगेटिव चलता जाएगा, सो नेगेटिव चलेगा तो एनर्जी कम हो जाएगा। ठीक है ना, इसको एनसीईआरटी पे इस तरीके से लिखा, अगर आप इसको एनसीईआरटी पे देखेंगे ना, तो एनसीईआरटी पे इस तरीके से लिखा हुआ है, दैट इज हाइड्रोजन का जो 2s होगा उसका एनर्जी ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू लिथियम का 2s, एज कंपेयर टू आप सोडियम का 2s पकड़ लीजिए, एज कंपेयर टू पोटेशियम का 2s। जैसे जैसे आपका एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका एनर्जी घटता जाएगा। ठीक है ना, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ गया वैसे वैसे एनर्जी घटता जाएगा। तो दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल, ये तो दोनों में सिर्फ पहले वाले में तो सिर्फ कंपेयर किया था, और दूसरे वाले में इसने बता भी रखा है कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे सेम शब्द अगर आप रखें, देखिए मैंने 2s सबका रखा हुआ है, तो एनर्जीज आपका घटता जाएगा ऑर्बिटल्स का। तो ये बिल्कुल सही बात है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे के साथ मैच कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेगेटिव साइन को ध्यान में रखते हुए चलना है आपको। ओके, अच्छा नेक्स्ट वन इज कॉलम मैचिंग है आपका, काफ़ी इजी सा सवाल है, कार्बोनाइल कंपाउंड से। HVZ रिएक्शन, हेल्वोल्हार्ड ज़ेलेंस्की रिएक्शन आपको पता है। ठीक है, दैट इज Br2 इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, अल्फा हेलोजिनेशन आपको देखने को मिल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड्स के प्रेजेंस में, कार्बोक्सिलिक एसिड्स में। ठीक, देन हाइड्रोफॉर्म रिएक्शन, रिएजेंट आपको देखने हैं सिर्फ। सो इन केस ऑफ हाइड्रोफॉर्म रिएक्शन वी हैव दिस NaOH एंड I2, जिसको आप सोडियम हाइपोआयोडाइड की फॉर्म में भी पढ़ते हैं। देन इन केस ऑफ हिटार्ड रिएक्शन वी हैव क्रोमाइल क्लोराइड in aprotic solvent followed by hydrolysis, right? And then we have Guterman Koch reaction, this is simply CO plus HCl। इजी सा है, तो सामने सामने ही दिख रहा है आपको। ठीक है, काफ़ी इजी सा, राइट? ओके, द लास्ट क्वेश्चन इज हाइब्रिडाइजेशन शेप एंड टाइप ऑफ डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व्ड इन द मॉलिक्यूल ICl4 नेगेटिव। ICl4 नेगेटिव ऊपर भी आ गया था अभी थोड़ी देर पहले। सो वी हैव दिस वे I एंड Cl एंड Cl। ठीक है, ICl4। अब आयोडीन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट अपना 7 था, एक नेगेटिव आ गया, इसका मतलब 8 हो गया, और इन 8 में से 4 इसने शेयर कर दिया और 2 लोन पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, सो इसका जो शेप होगा मॉलिक्यूल का, दिस इज स्क्वायर प्लेनर इन शेप। सो शेप कैसा आ जाएगा आपका, सिंपली दिस इज स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, और अगर शेप स्क्वायर प्लेनर है तो हाइब्रिडाइजेशन कितना आ जाएगा, तो दिस इज सिंपली DsP2, राइट? हाइब्रिडाइजेशन आपका आ जाएगा DsP2। ओके, सॉरी, हाइब्रिडाइजेशन DsP2 नहीं आएगा, एक गलत कर लिया आपने, तो वो लोन पेयर तो देखने पड़ेंगे। ठीक है, लोन पेयर भी देखने आपको। सो लोन पेयर देखेंगे आप, तो लोन पेयर 2 हैं। सो वी हैव 4 बॉन्ड पेयर प्लस 2 लोन पेयर, दिस इज इक्वल टू 6, एंड वी हैव sp3d2। ठीक है ना, ज्योमेट्री के हिसाब से, अदरवाइज तो ऑक्टाहेड्रल ही होता। सो बेसिकली sp3d2 आ जाएगा, राइट? सो हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। अब क्योंकि D सिर्फ 2 ही इन्वॉल्व हैं, अब आपको ये पता है कि जब D 2 इन्वॉल्व हों तो एक जैसे इन्वॉल्व होंगे, और ये आपके
एक्सियल डी ऑर्बिटल होते हैं। सो कौन से हो जाएंगे, डी एक्स स्क्र वाई स्क्र एंड डी जेड स्क्र। ठीक है, सो आपका स्क्वायर प्लेनर, देन sp3d2, सो ये तो कट गया, ये भी कट गया। सो वी हैव sp3d2 स्क्वायर प्लेनर, जो ऑक्टाहेड्रल बता रखा है तो स्क्वायर प्लेनर डी जेड स्क्र। बिल्कुल बिल्कुल सही आपका ऑप्शन, आई एम सॉरी लास्ट में बता रहा हूँ। सो दिस इज sp3d2, देन स्क्वायर प्लेनर एंड देन वी हैव डी जेड स्क्र एंड डी एक्स स्क्र वाई स्क्र। बिल्कुल सही है। ऊपर वाला गलत इसलिए क्योंकि जो ऑक्टाहेड्रल है ये ज्योमेट्री है और आपको शेप पूछा हुआ था, ये तो ज्योमेट्री है। ठीक है, सो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। सो ये आपका फुल लेंथ टेस्ट था, राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।